इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जीओसी में हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हमने दो इफेक्ट पढ़ लिए थे, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब जीओसी में देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, एच इफेक्ट। देखिए तो स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन और या इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन एक रेजोनेंस जैसा ही होता है, बस इसमें क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। यह कह सकते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसके तीन नाम हैं। अगर हम बात करें इसको तो हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं, या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी इसे हम कह सकते हैं, और या फिर क्या कह सकते हैं, बेकर-नाथन इफेक्ट, और यही कहलाता है एच इफेक्ट। ठीक, कंडीशन फॉर एच प्लस इफेक्ट, इसमें भी दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव एच और माइनस एच। जैसे हम बात वहाँ थे प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम, ऐसे यहाँ पर होगा प्लस एच और माइनस एच। तो कंडीशन फॉर प्लस एच इफेक्ट क्या है, अल्फा एच शुड बी प्रेजेंट। जहाँ भी अल्फा एच प्रेजेंट होंगे वहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच इफेक्ट मिलेगा। और माइनस एच इफेक्ट के लिए क्या है, कंडीशन फॉर माइनस एच इफेक्ट, इसमें क्या होगा, अल्फा हेलोजन शुड बी प्रेजेंट। वहाँ अल्फा एच, अगर अल्फा एच प्रेजेंट है तो क्या होगा, प्लस एच होगा, और अगर अल्फा हेलोजन प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, माइनस एच कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, जो माइनस एच इफेक्ट है, इसको हम रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं, मतलब प्लस एच का उल्टा। ठीक है, तो ये कहलाएगा रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। एक इंपॉर्टेंट बात है हाइपर कॉन्जुगेशन में, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ ऑपरेट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ पे ऑपरेट होता है जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हो, मतलब प्लेनर हो। प्लेनर मॉलिक्यूल्स में ही क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट होगा। रेजोनेंस भी प्लेनर में था, इस ये भी प्लेनर में होगा तब, क्योंकि पाई बॉन्ड इधर का ब्रेक होकर उधर जब भी जा सकता है जब प्लेनर हो। तो प्लेनर जो हाइब्रिडेशन है वो हमें कहाँ मिलेगी, कार्बोकैटायन में मिलेगी, कार्बन फ्री रेडिकल्स में मिलेगी, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जैसे कि एल्कीन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो कार्बन कैटायन में ऑपरेट होगा, कार्बन फ्री रेडिकल्स में ऑपरेट होगा, और एल्कीन में ऑपरेट होगा, मगर कार्बन एनायन में ऑपरेट नहीं होगा। क्योंकि कार्बन एनायन की सिंगल बॉन्डेड कार्बन एनायन की हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी, sp3, और sp3 होगा तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर होगा तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं चलेगा। क्लियर, नेक्स्ट। तो नोट पॉइंट यही ध्यान रखना है हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने से पहले कि एच इफेक्ट मेनली ऑब्जर्व इन कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक एल्कीन। तो मेन बात क्या है, उस कंपाउंड में चलेगा जहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन कैटायन है उसकी भी हाइब्रिडेशन sp2, और सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन रेडिकल्स है उसकी भी हाइब्रिडेशन sp2, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसकी भी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक बात और जान लें। एक है डाई-इन के बारे में। डाई मतलब दो, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो अगर हम बात करें डाई-इन जो होती है वो तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो कॉन्जुगेटिव डाइन, एक आइसोलेटेड डाइन, और एक क्यूमुलेटेड डाई-इन। इनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्या है कॉन्जुगेटिव डाइन, क्या होती है मैं आपको बताऊं। अगर दो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो, ऑल्टरनेट मतलब डबल सिंगल डबल, ठीक, डबल सिंगल डबल। तो अगर दो क्या है, दो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो, या कह सकते हैं दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन मार रहे हो एक सिंगल बॉन्ड के, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटिव डाइन। या कह सकते हैं एक डबल बॉन्ड प्लस एम दिखा रहा है और एक माइनस एम, और प्लस एम और माइनस एम जब भी दिखा सकते हैं जब वो सिंगल बॉन्ड से क्या हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव डाइन। और ये क्या है, हाईली स्टेबल होगी, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। बात करते हैं आइसोलेटेड डाइन की। तो आइसोलेटेड डाइन में क्या है कि जो दो डबल बॉन्ड है उनके बीच में कम से कम एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। क्लियर, दो डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में कम से कम एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 हो, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन। एक से ज्यादा sp3 कार्बन हो कोई दिक्कत नहीं, मगर कम से कम एक जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट वन कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, किसके बीच में, दो डबल बॉन्ड के बीच में। इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो कॉन्जुगेटिव डाइन से थोड़ी लेस स्टेबल होगी। बात करिए कम्युलेटेड डाइन। क्या है, अगर दो डबल बॉन्ड कंटिन्यू हो जाए, डबल डबल,
ठीक, दो डबल बॉन्ड अगर क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए, तो उस डाइन को बोलते हैं क्यूमुलेटिव डाइन, और ये हाईली अनस्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूस बनेंगे तो देखिए डबल बॉन्ड बनता है पीएक्स पीएक्स या पी बाई पी बाई, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, और या तो पीएक्स पीएक्स बनाएंगे या पी बाई। अगर मान लीजिए हमारे पास 1 सेकंड थर्ड, ये दो तीन कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है कंटिन्यू, तो अगर 1 और सेकंड कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बना, मान लीजिए वो पीएक्स पीएक्स के बीच में बन गया, तो अब सेकंड और थर्ड के बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो या तो पीएक्स पी बाई में होगा या पीजेड पीजेड में होगा, वो पीएक्स पीएक्स में नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड नंबर के कार्बन ने अपनी पीएक्स पहला बॉन्ड बनाने में यूज कर ली है। तो अब जो इसके पास बची मिडिल वाले कार्बन के पास, इसके पास या तो पीएक्स पी वाई बची है या पीजेड बची है, तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होगा वो, अगर इसमें पहला पाई बॉन्ड पीएक्स पीएक्स, तो अगला पाई बॉन्ड पी बाई, और एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो इनमें एंगल, इन दोनों बॉन्ड के बीच में, ये जो क्यूमुलेटिव डाइन का जो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाएगा, और 90 मतलब एक वर्टिकल तो एक हॉरिजॉन्टल, तो इनमें ट्विस्टिंग हो जाएगी, जैसे ऐंठ दिया किसी को पकड़ के, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। तो अगर हम बात करें इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी कॉन्जुगेटिव डाइन, उसके बाद होगी आइसोलेटेड, और सबसे लेस अनस्टेबल हो जाती है क्यूमुलेटिव डाइन। तो देखिए जरा पढ़ें इसके बारे में। तो कह रहा है कंपाउंड इन विच सेपरेशन ऑफ, ये कह रहा है सेपरेशन ऑफ ओनली वन सिंगल बॉन्डेड इन बिटवीन टू डबल बॉन्ड आर नोन एज कॉन्जुगेटिव डाइन। ये कह रहा है द कंपाउंड इन विच सेपरेशन ऑफ ओनली वन सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन टू डबल बॉन्ड आर नोन एज कॉन्जुगेटिव डाइन, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें दो डबल बॉन्ड सेपरेट हो रहे हों सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से, तो वो क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेटिव डाइन। कॉन्जुगेटिव डाइन आर सिचुएटेड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे देखें डबल डबल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, तो डबल सिंगल डबल, ये क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेटिव डाइन, और ये क्या है, कॉन्जुगेशन में आ गए। इनके जो दोनों डबल बॉन्ड हैं वो कॉन्जुगेशन में आ चुके हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो वो लेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ये देगा कि ये देगा, ये भी दे सकता वो भी दे सकता, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, हर एक एटम कार्बन है, तो इसमें कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या दिखाएगा, प्लस एम, और ये क्या दिखाएगा, माइनस एम। और अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो जैसे ये बॉन्ड इधर जाएगा तो वैसे ही टूट जाएगा, तो ये प्लस एम दिखा जाएगा, वो माइनस एम। कहने का मतलब है कि दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो गए, तो ये रेजोनेंस कंडीशन बन गई, कॉन्जुगेटिव सिस्टम बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेटिव डाइन, और ये हाईली स्टेबल हो जाती है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। क्लियर हो गया, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट, the compound in which there is separation of more than one single bond in which two double bond are known as isolated diene। ये कह रहा है कि दो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से क्या हों, सेपरेट हों। ठीक है, जैसे अगर तू क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड डाइन इज सिचुएट, यानी कि सिचुएटेड बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन। इस टाइप से अगर हम यहाँ बात करें तो इसमें क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन निकल कर आता है। देखिए डबल और ये डबल है, दो डबल बॉन्ड क्या हो गए, दो सिंगल बॉन्ड से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये कह रहा है, इसने कहा है कि दो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो। एक से ज्यादा मतलब दो सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो जाए, तीन से सेपरेट हो जाए, चार से सेपरेट हो जाए। यह मैंने आपको बताया कि दो डबल बॉन्ड के बीच में कम से कम एक कार्बन ऐसा हो जो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाए। देखिए ये कैसा हो गया, sp3, ये डबल बॉन्डेड sp2, ये डबल बॉन्डेड sp2, और बीच में क्या आ गया, कार्बन sp3, और ये कहलाते हैं ग्रुप। और ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये कहलाते हैं ग्रुप, और ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर लगने वाले जो एच हैं वो क्या होंगे, अल्फा एच होंगे। और अल्फा एच इसके पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या चलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, या कह सकते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मगर कॉन्जुगेटिव से लेस स्टेबल रहेगा, क्योंकि कॉन्जुगेटिव क्या है, वो स्टेबल है किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, और ये स्टेबल है किसकी वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा वीक इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू मीजोमेरिक। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, cumulative diene are the compounds in which these is no separation in between double bond। दो डबल बॉन्ड के बीच में कोई भी सेपरेशन ना हो, यानी कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच हो। ठीक है, तो देखिए डबल डबल के बीच में कोई भी सिंगल नहीं है, तो ये सेपरेट नहीं हो रहे, तो इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव डाइन। और ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव डाइन आर लीस्ट स्टेबल डाइन है। रीजन है अकोमोडेशन ऑफ, ये कह रहा है स्टेबिलिटी, इसमें क्या है, डी स्टेबिलिटी फैक्टर लग जाएगा। रीजन क्या होता है, रीजन मैंने आपको बताया ट्विस्टिंग,
ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, अगर ये पहला पाई बॉन्ड पीएक्स पीएक्स के बीच में, मान लीजिए इसका पीएक्स और इसके पीएक्स के बीच में बना, अब अगला जो पाई बॉन्ड है वो पीएक्स पीएक्स में नहीं बन सकता, क्योंकि इस कार्बन की जो पीएक्स है वो इधर पाई बॉन्ड बना चुकी है और एक कार्बन पे एक ही पीएक्स होगी। तो ये क्या होगा, तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पी बाई में, अगर ये पी एक्स में और ये पी वाई में, तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल, तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा 90 और एंगल 90 हो जाएगा, तो इनमें ट्विस्टिंग आ जाएगी और ट्विस्टिंग आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। किसकी वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से। तो ध्यान रखना क्यूमुलेटिव डाइन में जो दो पाई बॉन्ड होते हैं उनके बीच में एंगल कैसा होता है 90। मैं बहुत अच्छे से ये आपको बता चुका हूँ, जो सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है उसमें एक लेक्चर इसका लिया है, और ये आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देख सकते हैं, वहाँ भी इसकी पूरी डायग्राम आपको बना के सिखाए हैं। चलिए अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फा एच, अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा एच। मैंने आपको बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन दो टाइप के हैं, प्लस एच इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट। जहाँ पे अल्फा एच मिलेंगे वो प्लस एच इफेक्ट दिखाएगा, और जहाँ पे अल्फा हेलोजन मिलेंगी वो माइनस एच इफेक्ट दिखाएगा। तो पहले किसकी बात कर रहे हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए इन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में कैसे देखेंगे, ये कह रहा है द sp2, sp2 टू होगा ये sp2, द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद, इस ठीक था sp3 जी, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आर नोन एज अल्फा कार्बन एंड द हाइड्रोजन ऑन दीज कार्बन आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। ये कह रहा है वो sp3 कार्बन, वो sp3 कार्बन, sp3 कार्बन मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन, वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच हो, जो डायरेक्टली अटैच हो किससे, कार्बोकैटायन से, तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। और उस कार्बन पर लगने वाले जितने भी एच होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात। ऐसा सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच हो वो क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जितने भी एच होंगे वो सब क्या होंगे, अल्फा एच होंगे। नेक्स्ट सेम कहानी इन फ्री रेडिकल, the sp3 hybridized carbon which are directly bonded with carbon carrying unpaired electron या कह सकते हैं free radical are known as alpha carbon and the hydrogen on these carbon are alpha hydrogen। तो ये कह रहा है sp3 कार्बन, sp3 कार्बन या कहो सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ऐसा sp3 कार्बन जो डायरेक्टली क्या हो, कार्बन फ्री रेडिकल से अटैच हो, वो क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे जितने भी H होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान दीजिए एक बात इंपॉर्टेंट दोनों में आ रही है कि क्या होगा, वही कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन कहला रहा है, जो क्या हो रहा है, डायरेक्टली अटैच है कार्बोकैटायन वाले कार्बन से या कार्बन फ्री रेडिकल वाले कार्बन से, पहली बात। और दूसरी बात, वो ही कार्बन अल्फा कार्बन कहला रहा है जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, मतलब जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो। इसका मतलब डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन नहीं कहलाएगा। इन एल्कीन, एल्कीन में अगर हम बात करें, द sp3 hybridized carbon which are directly bonded with the vinyl group, vinyl group मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, are known as alpha carbon and the hydrogen of these carbon are called alpha hydrogen। क्लियर। तो ऐसा sp3 कार्बन या ऐसा सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो विनाइल ग्रुप से जुड़ा हो डायरेक्टली, वो क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर लगने वाले जितने भी एच होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे ये देखिए, ये इस कंपाउंड में हमें क्या देखना है, अल्फा कार्बन की बात करनी है। अगर हम देखें तो ये क्या है, ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन क्या हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने आपको बताया हाइपर कॉन्जुगेशन कौन दिखा सकते हैं, कार्बन कैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब जिनकी हाइब्रिडेशन sp2 हो। कार्बन एनायन कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा क्योंकि उसकी हाइब्रिडेशन sp3 होती है। तो ये हुआ का जो कार्बन कैटायन है ये कहलाएगा ग्रुप, ये कार्बन हुआ ग्रुप। और इस कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए हैं, कौन से, sp3 कार्बन, तो sp3 कार्बन का हो या सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हो, तो ये हुआ ग्रुप। इस कार्बन से ये हुआ कार्बन कैटायन, ये कहलाएंगे ग्रुप। इस ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। ये देखिए ये हुआ ग्रुप, इससे जस्ट अगला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन।
उससे आगे की बात करूं तो वो बीटा, उससे अगले की बात करूं तो गामा। ऐसे ही जैसे ये अगला कार्बन था, ये फर्स्ट कार्बन था अल्फा, अल्फा से अगला देखूं तो वो बीटा हो जाएगा। तो सिर्फ इस अल्फा की बात कर रहे हैं। तो ये अल्फा कार्बन हुआ, इस पे कितने एच हैं 4, तो ये कितने हुए वो 3, तो 3 अल्फा एच तो इस पे हो गए और 1 अल्फा एच इस पे है। तो कितने टोटल इस कंपाउंड की अगर बात करूं तो इसके पास कितने अल्फा एच हो गए, इसके पास 2 अल्फा कार्बन है और दोनों अल्फा कार्बन के मिला के एच कितने हैं 4 अल्फा एच। क्लियर। तो इसमें 4 अल्फा एच हैं। 4 अल्फा एच किस टाइप के हैं, 2 टाइप के अल्फा एच हैं, क्योंकि ये अल्फा एच अलग होगा, ये अल्फा एच अलग होगा। क्यों, क्योंकि ये अलग टाइप कार्बन है, ये अलग टाइप है। अलग टाइप क्यों है, अल्फा अल्फा कार्बन तो है मगर ये अल्फा कार्बन कैसा है 1 डिग्री, ये अल्फा कार्बन कैसा है 3 डिग्री। आगे बात समझ में नहीं। चलिए बात करते हैं इसकी। ये जिस कार्बन पे प्लस है, जो कार्बन कैटायन है वो हो गया ग्रुप। इस ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। बस ये अल्फा कार्बन होगा, उससे अगले तो बीटा, ये बीटा वो बीटा। तो इस अल्फा कार्बन तो है मगर इस अल्फा कार्बन पे कोई भी एच नहीं है, तो इसके पास अल्फा एच क्या हो जाएगा 0। चलिए, तो इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं चलेगा क्योंकि इसके पास अल्फा एच नहीं है। यहाँ देखिए, ये अगर हम बात करें, ये कार्बन कैटायन है और इस कार्बन कैटायन ये हो गया ग्रुप जिस पे भी कार्बन कैटायन है। इससे जस्ट अगला कार्बन ये होगा अल्फा और इससे जस्ट इधर का ये कार्बन अल्फा नहीं कहलाएगा क्योंकि ये कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड है, या कह लो ये कार्बन क्या है sp2। मैंने आपको बताया था कार्बन कैटायन से जुड़ने वाला वो sp3 कार्बन जो डायरेक्ट अटैच हो। sp3 मतलब सिंगल बॉन्डेड। तो जो अल्फा कार्बन है वही हो सकता है जो सिंगल बॉन्डेड हो, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। ये डबल बॉन्डेड कार्बन कभी अल्फा नहीं हो सकता क्योंकि ये इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp2। तो ये कार्बन कैटायन हुआ। कार्बन कैटायन से डायरेक्ट जुड़ने वाला sp3 वाला कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। इस पर लगने वाला एच क्या कहलाएंगे, अल्फा एच। और ये कितने हैं 3, तो 3 अल्फा एच हो गए। इधर की बात करें तो ये कार्बन अल्फा नहीं कहलाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है, या कह सकते हैं इसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp2 है। नेक्स्ट, तो कितने अल्फा एच हुए 3। देखिए ये क्या हुआ, कार्बन फ्री रेडिकल्स। ये कार्बन फ्री रेडिकल्स है तो हम इसमें ये हो गया ग्रुप। ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन अल्फा, इससे जस्ट अगला अल्फा और इससे जस्ट अगला अल्फा, और ये अल्फा हो सकते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, मतलब sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज है। तो बस कितने अल्फा कार्बन हो गए 3, और 3 अल्फा कार्बन हो गए तो कितने अल्फा एच हो गए 3 इस पे हैं, 3 इस पे हैं, 3 इस पे हैं, तो 9 अल्फा एच। नेक्स्ट, ये कार्बन फ्री रेडिकल्स है तो यही हुआ ग्रुप। इसके जस्ट इधर देखें तो ये अल्फा, इसके जस्ट इधर देखेंगे तो ये अल्फा, आगे तो बीटा और गामा आएंगे। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन हुआ, इस पे 2 एच हैं, इस पे भी 2 एच हैं, तो टोटल कितने हो गए 4 अल्फा एच। नेक्स्ट, कितने कितने टाइप के अगर अल्फा एच पूछे कितने टाइप के हैं तो 2 टाइप के, क्योंकि ये अल्फा एच कुछ और होंगे, ये अल्फा एच कुछ और होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये हुआ फ्री रेडिकल्स, ये हुआ ग्रुप। ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, मगर ये अल्फा कार्बन नहीं होगा क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, और डबल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 कार्बन होगा, और sp2 कार्बन अल्फा कार्बन नहीं हो सकता। अल्फा कार्बन हमेशा क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसके पास नो अल्फा कार्बन, तो नो अल्फा एच। यहाँ देखिए एल्कीन, तो एल्कीन में ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये कहलाते हैं विनाइल कार्बन। तो ये क्या है, विनाइलिक हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे इसे, या विनाइलिक कार्बन्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन है तो बोलेंगे विनाइलिक कार्बन, या ऐसे बोलते हैं विनाइलिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये कहलाएंगे दोनों ग्रुप। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये पूरा ग्रुप कहलाएगा। ये कार्बन भी ग्रुप में काउंट है, ये कार्बन भी ग्रुप में काउंट है। इधर देखूंगा तो इस कार्बन से नेक्स्ट अगला क्या होगा अल्फा, इधर देखूंगा तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट अगला, तो ये पूरा क्या हो गया ग्रुप हो गया। इससे जस्ट इधर अल्फा है और इसके इधर ये अल्फा, उससे अगला बीटा। तो ये अल्फा कार्बन हुआ और ये अल्फा कार्बन हुआ, और ये सिंगल बॉन्डेड है तो ये अल्फा हो सकते हैं। तो इस पे 3 अल्फा एच इस पे हैं और 2 अल्फा एच इस पे हैं, तो टोटल अल्फा एच कितने हो जाएंगे 5। नेक्स्ट देखिए, बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ देखें तो इसमें क्या है, ये डबल बॉन्डेड है और तो कोई है नहीं इसमें कुछ भी, तो डबल बॉन्डेड जो कार्बन है वो क्या हो जाएंगे ग्रुप हो जाएंगे। इसके जस्ट इधर ये क्या होगा अल्फा, और अल्फा हो सकता है सिंगल बॉन्डेड है ये ग्रुप का कार्बन हुआ, इससे ऊपर ये अल्फा, इससे जस्ट ये अल्फा। जो भी नई चेन होगी तो उसमें पहला ये भी देखिए, एक चेन ये है और एक चेन ये है, इसका पहला कार्बन अल्फा, उस चेन का पहला कार्बन अल्फा, तो ये भी अल्फा ये भी अल्फा। कितने अल्फा एच हो गए 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 1 है यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गए 7 अल्फा एच हो गए, और ये अल्फा हो सकते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। क्लियर होगी बात। चलिए अगर हम बात करें ये देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं आपको बता चुका हूं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन, ये कह रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डाइईन विल बी एज फॉलोज। कैसे जी,
पहले कॉन्जुगेटिव डाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद आइसोलेटेड डाइन और उसके बाद क्यूमुलेटिव डाइन। रीजन मैं आपको बता चुका था, इसमें ये रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबल होती है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल होती है, और ये क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है किसकी वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से, पाई बॉन्ड की ट्विस्टिंग की वजह से। नॉट पॉइंट ये क्या कह रहा है, कॉन्जुगेटिव डाइन आर मोर स्टेबल देन द एल्कीन। तो एल्कीनों में जो भी एल्कीन की कैटेगरी है उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होती है, कॉन्जुगेटिव डाइन। रीजन है रेजोनेंस। एल्कीन, ये कह रहा है एल्कीन एंड आइसोलेटेड डाइन, एल्कीन एंड आइसोलेटेड डाइन आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा एच। ये कह रहा है एक नॉर्मल एल्कीन है और एक हमारे पास आइसोलेटेड डाइन है, उनमें आपस में स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो वो देखना पड़ेगा अल्फा एच किस में है, क्योंकि नॉर्मल एल्कीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन चल जाता है और आइसोलेटेड डाइन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगा, तो उनमें कोई सी भी ज़्यादा स्टेबल हो सकती है। वो चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ अल्फा एच किस में ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ अल्फा एच के बेसिस पे। ठीक है, जितने ज़्यादा अल्फा एच हो जाते हैं उतने ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाती है, एल्कीन। मगर कॉन्जुगेटिव डाइन हमेशा किसी भी एल्कीन से क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि वहाँ रेजोनेंस चल जाता है और रेजोनेंस सिंपल नॉर्मल एल्कीन में चलता नहीं है। तो कह रहा है दैट कंपाउंड विल बी मोर द स्टेबल विच हैव द मोर नंबर ऑफ अल्फा एच। तो जिसके पास ज़्यादा अल्फा एच होते हैं वही क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, किस में से, आइसोलेटेड डाइन में से और एल्कीन में से। नेक्स्ट, एल्कीन आर मोर स्टेबल देन द क्यूमुलेटिव डाइन। और जो एल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है हमेशा किससे, क्यूमुलेटिव डाइन से। तो एक बात समझ में आ गई, एक नॉर्मल जो एल्कीन है, नॉर्मल एल्कीन से हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगी कॉन्जुगेटिव डाइन, और नॉर्मल एल्कीन और आइसोलेटेड डाइन के बीच में कोई से भी स्टेबल हो सकती है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अल्फा एच पे। और जो नॉर्मल एल्कीन है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती है किससे, क्यूमुलेटिव डाइन से। एक और बात समझिए, बात मैं आपको वैसे कई बार बता चुका हूँ। ये देखिए, जहाँ पे भी क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये C और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता दिखाई दे रहा है, अगर ये बॉन्ड क्या हो जाए, खत्म होने लगे, तो इसमें क्या होगा, पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा। मान लीजिए दो ऐसी सिचुएशन बन जाए कि एक में CH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और एक में CH में बॉन्ड टूट गया, तो इसका मतलब क्या है कि C और H के बीच में बॉन्ड, एक कह रहा है कि जीरो है और एक स्ट्रक्चर कह रही है कि बॉन्ड है, तो इसके बीच में फिर क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड कंप्लीटली नहीं होगा, ये पार्शियल हो जाएगा। तो पार्शियल सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब बॉन्ड की टेंडेंसी कम होती जाएगी, और जितनी टेंडेंसी कम होती जाती है उतनी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है और बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाती है, कम। जैसे हम पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर लाएं, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर लाने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम, एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसी पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर लाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। देखते हैं अब हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। अब देखते हैं जी कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे ऑपरेट होता है। ये हमारे पास एक कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन हो गया, इस पे लगने वाला एक ये CH3 है, क्लियर। चलिए, ये हुआ ग्रुप, इस ग्रुप पे लगने वाला ये कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है क्या कहलाएगा, फर्स्ट जो डायरेक्टली जो अटैच सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो कहलाता है अल्फा कार्बन, और उस पर लगने वाले जो H है वो क्या कहलाएंगे, अल्फा H। तो कितने अल्फा H इसके पास, 3। देखते हैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे ऑपरेट होता है। ये हमारे पास कार्बोकैटायन था, ये अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन पे लगने वाले ये 3 अल्फा H थे। अब समझिए, कार्बन कैटायन का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक देखिए, एक तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है और एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड होंगे, तो टोटल 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस कार्बन कैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या कह सकते हैं ऑक्टेट इसमें क्या है, इनकम्प्लीट है। तो मतलब इसके पास क्या होगी, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होती है। चलिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये बराबर से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अब ये क्या होगा, ये इससे पहले ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या करना चाहेगा, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन इधर आसपास से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये क्या है, CC बॉन्ड, ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉनों को, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये यहाँ ले आता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आएंगे, यानी कि कह सकते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन जब भी यहाँ के गिरेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। और जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या, जैसे बॉन्ड टूटेगा तो इधर माइनस इधर प्लस, और ये माइनस प्लस क्या बना देंगे, बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और उस पर क्या रह जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड खत्म हो गया, मगर बॉन्ड खत्म होने के बाद ऐसा नहीं कि ये H एटम फ्री हो गया है, ये H एटम यहाँ से भाग जाएगा, भागेगा बिल्कुल भी नहीं, ये यहीं पे क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। क्यों फिक्स्ड रहेगा उसकी बात बताते हैं अभी।
चलिए अब जैसे ये बॉन्ड टूटा यहाँ से, तो ये कितने अल्फा एच हैं इसके पास? 3, तो यहाँ से भी टूट सकता था। ऐसे ये जो बॉन्ड टूटा है यहाँ से भी टूट सकता है और इस वाले से भी टूट सकता है। तो जो पाई बॉन्ड यहाँ बन रहा है वो इस वाले से भी बन सकता है, इस वाले से भी बन सकता है और इस पे भी बन सकता है। मतलब इस पे भी प्लस आ सकता है, इस पे भी प्लस आ सकता है, इस पे प्लस। तो 3 जगह से ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखिए इस पे से लिया तो ये फॉर्म हो गई, और जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, हम इस वाले से न लेके इस वाले इलेक्ट्रॉन को ले सकते थे, तो ये ऐसे ही रहता, तो देखिए यहाँ से निकल सकता था। ऐसे इससे निकल के इससे निकल सकता था। तो ऐसे कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? ये कहलाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। क्या कहलाती हैं ये? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और कौन सी कैनोनिकल? रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो कितने अल्फास थे इसके पास? 3, तो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ रही हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले ले, के यहाँ से ले ले, या यहाँ से ले ले। ठीक, अब तो कहने का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर कह रही कि यहाँ का बॉन्ड टूटा, एक कह रही कि यहाँ का बॉन्ड टूटा, एक कह रही कि यहाँ का बॉन्ड टूटा, और एक कह रही कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ, और एक बाकी 3 कह रहे हैं। तो अगर ये चारों के स्ट्रक्चर को हम काउंट करें तो इन चारों स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसमें एक स्ट्रक्चर कह रही है यहाँ सीसी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बाकी 3 स्ट्रक्चर कह रही है कि यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। एक स्ट्रक्चर कह रही कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कह रही कि यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, एक कह रही कि यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, एक कह रही कि यहाँ पे बॉन्ड नहीं है। तो जब इनका रेजोनेंस, जब इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे ओवरऑल सबका एवरेज लेके, तो एवरेज लेके बनाएंगे तो यहाँ पार्शियल, यहाँ कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि एक कह रहा है कि डबल बॉन्ड नहीं है और एक बाकी कह रहे हैं डबल बॉन्ड है। एक कह रहा है कि यहाँ बॉन्ड नहीं है, बाकी कह रहे हैं कि यहाँ बॉन्ड है। ठीक है, तो इसका जब एवरेज बनाएंगे तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और इन पर सब पे पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा। और पार्शियली सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो नो बॉन्ड हुआ वो रियल में क्या है? 100% जीरो नहीं हुआ है, इसकी कुछ परसेंटेज रह जाएंगी, कुछ चांसेस होंगे बॉन्ड होने के और कुछ चांसेस होंगे ना होने के। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड से, जीरो बॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा और सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? कम। जैसे बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो जाए, आगे बात समझ में नहीं? तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बंधा रहेगा मगर इसमें एक बॉन्ड नहीं रहता, इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल देते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ बॉन्ड नहीं रहता। और दूसरी बात, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। पाई, देखिए रेजोनेंस में क्या होता था? रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होते थे। इसमें कौन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है? ये सिग्मा ही तो बॉन्ड था, और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए तो इसे क्या बोल रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसलिए इसे क्या बोल दिया? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। यहाँ के सिग्मा बॉन्ड जाके वहां क्या बना दे रहे हैं? पाई बॉन्ड। बॉन्ड यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे कहलाएंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं? पाई बॉन्ड। तो यहाँ क्या कहलाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसे बोल देते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्लियर? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, या बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, या क्या बोल देते हैं? एच इफेक्ट। क्लियर हो गई बात? तो देखिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे डिपेंड कर जाएगी? नंबर ऑफ अल्फा एच पे, या कह सकते हैं नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। अब कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगी? जितने अल्फा एच थे, जितने अल्फा एच बनेंगे, जितने अल्फा एच थे उतने ही क्या बन सकती थी? कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन सकती हैं। और जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर बन सकती हैं उतना इस कार्बोकैटायन का चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए, जो कार्बन का प्लस चार्ज था वो हाइड्रोजन पर क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। अगर ये वाला एच निकला तो इस पर आ गया था प्लस, ये वाला एच का बॉन्ड टूटा तो इस पे प्लस आ गया था, ये आया तो इस पे। ये जो प्लस चार्ज था कार्बन का वो क्या हो गया था? चारों हाइड्रोजन पे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा क्या बनेंगी? कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगी। और जितनी ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगी उतना कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा? स्टेबल, क्योंकि उतना ही ज्यादा इसका प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, या कह सकते हैं इसका जो प्लस चार्ज है वो फैल जाएगा पूरे कंपाउंड पे। ठीक है, चलिए, तो बस यही ध्यान रखेंगे अप्रोच जितने ज़्यादा अल्फा एच उतने ज़्यादा क्या होंगे? स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। किसमें? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। अप्रोच अगर हम क्या करें तो अप्रोच तो ये अप्रोच तो आप पढ़ते चले आए हो। क्या होगा? सबसे पहले तो हम चेक करते हैं एटम। अब वो कार्बोकैटायन की बात कर रहा है तो कार्बोकैटायन में एटम तो सेम हो गया, सोर्स एटम तो सेम हो गया। जब सोर्स एटम सेम हो जाए तो फिर क्या चेक कर लेते हैं? एस करेक्टर। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ने से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी तो बढ़ जाती है, मगर पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है। जब एस करेक्टर सेम हो जाए तो फिर चेक करते हैं, जब एस करेक्टर इज सेम तब चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तब चेक करेंगे किस पे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होगा? प्लस वाले प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं और माइनस वाले प्लस की स्टेबिलिटी क्या होंगे? घटाएंगे। क्लियर? तो देखिए, इसमें कह रहा था जो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है CH बॉन्ड, ये रियल में क्या होगा? आयनिक नेचर का हो जाता है। तो ये कह रहा है जो CH बॉन्ड है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में जो CH बॉन्ड है इज आयनिक इन नेचर। क्यों? रीजन क्या है? देयर इज इंडक्शन या कह सकते हैं आयनिक नेचर इन CH बॉन्ड ड्यू टू द
हाइपर किसकी वजह से, एच इफेक्ट, तो एच इफेक्ट की वजह से इस पे क्या आ जाता था प्लस और इस पे क्या आता माइनस, तो ये क्या है आयनिक नेचर में चला जाता था। तो ध्यान रखना है, ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो अल्फा कार्बन और अल्फा एच के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट नेचर का नहीं, वो आयनिक नेचर का होता है। किसकी वजह से, आयनिक एच इफेक्ट की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से वो आयनिक नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में रियल में यहाँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं रहता, ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर इस पर क्या जाता है प्लस। चलिए, ये कह रहा है कंपैरिजन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट, और क्या है दूसरा क्या हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट में और हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट में और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होगा मीजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद आता है कौन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट। एक बात ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन हल्के से डिस्प्लेस होते हैं, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या हो जाते थे, ट्रांसफर। ठीक है, इसलिए से सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोल रहे थे। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पावर होगी मीजोमेरिक की, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन की, और लास्ट में क्या आती है इंडक्टिव की। तो यहाँ देखिए, तो आई इफेक्ट तो क्या होगा, अगर हम बात ये करें ग्रुप, ये हुआ कार्बोकैटायन, तो ये क्या दिखाएगा सैचुरेटेड, ये क्या दिखाएगा प्लस आई, ये क्या दिखा रहा है इस पे प्लस आई। ये जो कार्बन कैटायन है, इस कार्बन कैटायन के लिए ग्रुप क्या दिखाएगा प्लस आई, मगर इस ये कार्बोकैटायन है और ये कार्बोकैटायन ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे क्या है ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा एच है, तो ये एल प्लस एच भी दिखाएगा। तो यही ग्रुप प्लस आई भी दिखा रहा है और यही क्या है प्लस एच भी दिखा रहा है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों का बस इंडक्टिव इफेक्ट में तो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का पार्शली डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होंगे। और रेजोनेंस की बात करूं तो देखिए चार्ज है, ये चार्ज सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन हो गया, जहां कहीं भी कॉन्जुगेशन होगा वहीं पे क्या होगा मेसोमेरिक चलेगा। तो इसमें क्या होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और प्लस यहाँ, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होंगे, उसमें भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होंगे, और जिनमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शली क्या होते हैं डिस्प्लेस, और उसमें कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा वीक। तो ध्यान रखना है, सबसे मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग होगा, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्ग होंगे किससे, इंडक्टिव से। क्यों, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली डिस्प्लेस हो रहे हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं। इन दोनों में कंपेयर करें मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन आराम से जल्दी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड होगा तो आराम से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, आराम से इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो जाएंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे ट्रांसफर। उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन ब्रेक होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो जल्दी से टूटने वाला नहीं है, तो वहां पे जल्दी से सिग्मा इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं होने वाले जितनी आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कह सकते हैं जितनी स्पीड से पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतनी स्पीड से सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में, इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आगे बात समझ में, रेस में ये जीत जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी भाग जाएंगे। तो यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर था इलेक्ट्रॉनों का, तो इसलिए ये क्या थे, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था किससे, इंडक्टिव से। इंडक्टिव में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट था इसलिए वो वीक था। इन दोनों में इसलिए था क्योंकि इसमें मेसोमेरिक में पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं, जबकि वहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन आराम से मूवमेंट कर जाएंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो सबसे क्या हुआ, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, तो मेसोमेरिक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्ग होगा किससे, इंडक्टिव से। तो सबसे पहले जब भी हम कोई स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक के बाद देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन के लास्ट में फिर देखेंगे इंडक्टिव। क्लियर हो गई बात। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जब भी हम चेक करेंगे तो पहले क्या चेक करना है, मेसोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो ये बात समझ में आ गई। बॉन्ड एनर्जी, सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है पाई बॉन्ड से, इसलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से रिलीज नहीं होंगे जितनी आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे रिलीज। तो इसलिए कह रहा है कि मोबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसलिए मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग हो जाता था किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब समझे क्वेश्चन, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें क्या है लेना है। ठीक, स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए अब देखिए क्या करें। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है एटम है उसको हम कंपेयर करें।
तो देखिए इन कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करनी है, तो सबसे पहला काम है सोर्स एटम को देखना। मगर उसने कहा कि कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी, तो इसका मतलब सोर्स एटम तो सब कार्बन ही होंगे, कार्बन कैटायन ही होंगे। तो सोर्स एटम तो सेम हो गया, कार्बन 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 कार्बन। अभी एक कंपाउंड और है जो अगले पेज पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसे, देखिए ये है वो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2+, ये कार्बोकैटायन है। ठीक, चलिए देखें इसमें। तो इसमें क्या होगा, सबसे जब एटम तो सेम है तो फिर हम क्या चेक करते हैं, एस करेक्टर। सिंगल बॉन्डेड कार्बोकैटायन है तो हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए, sp2। देखिए सिंगल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 होती है, मगर प्लस आ जाएगा तो एक स्टेप कम हो जाता है। तो सिंगल बॉन्डेड कार्बोकैटायन है तो sp2, सिंगल बॉन्डेड है तो sp2, डबल बॉन्डेड कार्बोकैटायन हो गया तो sp, और सिंगल बॉन्डेड है sp2 और इसमें भी सिंगल बॉन्डेड है तो क्या होगा sp2। तो यहाँ पे sp2 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 sp2, मगर इसमें क्या आ गई, sp आ गई। जिसमें एस करेक्टर ज्यादा हो जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आगे बात समझ में। तो अगर हम बात करें तो सबसे लेस स्टेबल तो कौन हो गया, इसमें सी हो गया। और वैसे भी देखिए मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्डेड कार्बन लेस स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू सिंगल बॉन्डेड से, क्योंकि रीजन क्या है, उसमें एस करेक्टर बढ़ जाता है। विनाइलिक कार्बोकैटायन बोलते हैं इसे, डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं विनाइल कार्बन, और विनाइल कार्बन पे प्लस आ जाए तो इसे विनाइलिक कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो सबसे अनस्टेबल अगर एस करेक्टर के बेसिस में कंपेयर करें इन पांचों में, तो सबसे लेस में कौन आ जाएगा, सी। सी सबसे पिछड़ जाएगा, बाकी ए बी ई डी क्या हो जाएंगे, पहले आएंगे। अब बात कर लेते हैं ए बी डी ई की। जब एस करेक्टर भी सेम हो जाए, बाकी जो चार बचे उन चारों में, उन चार के चार में एस करेक्टर सेम है, तो अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले छांटिए मीजोमेरिक। क्या कहीं पहले में कहीं मीजोमेरिक है, मीजोमेरिक मतलब रेजोनेंस है, कहीं कॉन्जुगेशन है, तो चार्ज सिंगल सिंगल, कहीं कॉन्जुगेशन नहीं तो इसमें मीजोमेरिक नहीं। इसमें देखिए, इसमें क्या करें, इसमें प्लस चार्ज के साथ में कहीं कॉन्जुगेशन है, कहीं भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो आगे आइए, इसको तो छोड़ दीजिए, उसको बात आ गई सबसे लास्ट में। इसमें कहीं कोई कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा नहीं। इसमें देखें तो इसमें चार्ज सिंगल डबल, ये क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है। तो इस प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो पाई इलेक्ट्रॉन तुरंत अपने डोनेट कर देगा। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या दिखाएगा, प्लस एम, और प्लस वाले प्लस को क्या करते हैं, स्टेबल। तो इसमें तो क्या आ गया, प्लस एम आ गया, बाकी सब में किसी में प्लस एम नहीं आ रहा, तो सबसे पहले फिर ये जीत गया। अगर मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करूं तो इनमें ई सबसे पहले जीत जाएगा। तो सी सबसे हार गया था क्योंकि इसमें एस करेक्टर ज्यादा था, और ई सबसे जीत गया क्योंकि इसमें प्लस एम आ गया। बचे ये तीन। इन तीनों में आप क्या देखेंगे, आप इंडक्टिव से पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। ये हुआ ग्रुप, और ग्रुप की बात करूं तो इसके पास ये अल्फा एच हुआ, और अल्फा एच हुआ तो कितने अल्फा एच होंगे, इसमें 2 अल्फा एच। ये हुआ ग्रुप, और ग्रुप से इधर देखूं तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, कितने अल्फा एच हो गए, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो कितने आ गए, 6 अल्फा एच। इसमें 2 अल्फा एच, इसमें 6 अल्फा एच। बात करें इसकी, तो इसमें ये क्या हुआ, ग्रुप, और ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन होगा अल्फा, और अल्फा कार्बन पे कोई भी एच नहीं है, और कोई भी एच नहीं, तो इसमें क्या हो गया, 0। तो देखिए इसमें कितने आ रहे हैं, 2 अल्फा एच, इसमें कितने आ रहे हैं, 6 अल्फा एच, और इसमें कितने आ रहे हैं, 0 अल्फा एच। तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्लस एच होगा, प्लस एच इफेक्ट होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें कौन सा हो गया, अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन से कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, बी, उसके बाद कौन आएगा, ए, और लास्ट में कौन आ जाएगा, डी। तो पहले ए, फिर पहले ए आएगा, पहले आएगा ए, पहले आ गया बी, बी में क्या है, बी में कितने अल्फा एच हैं, 6, उसके बाद कौन आएगा, ए, क्योंकि इसमें कितने अल्फा एच थे, 2, और लास्ट में कौन आ गया, डी, क्योंकि इसमें क्या था, 0 अल्फा एच। अब इंडक्टिव की बात करें तो इंडक्टिव की जरूरत ही ना पड़ रही, क्योंकि सारे के सारे ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, कंपेयर। हाँ, इसमें भी कोई बच जाता जो जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच क्या आ जाते सेम, तो फिर क्या देखता मैं, इंडक्टिव। नेक्स्ट देखिए जी, बात करें इसकी, तो इसमें फिर ये सेकंड का एग्जाम्पल है, इसमें कंपेयर करना है ए बी सी डी ई को कंपेयर करना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। कार्बोकैटायन की बात हो गई तो एटम तो सब, सोर्स एटम तो सेम हो गया, कार्बन प्लस, तो एटम तो सेम। तो अब क्या देखेंगे, एस करेक्टर। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन कैटायन है तो sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन कैटायन है तो sp, डबल बॉन्डेड कार्बन कैटायन है तो sp, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन कैटायन है तो sp2, और सिंगल बॉन्डेड है तो sp2। तो इन तीन में तो sp2 है, देखिए यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, मगर दो में क्या है, sp है, और दो में sp आ गया तो यहाँ s करेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया, और s करेक्टर बढ़ गया तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगी, तो उतनी पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो अगर हम बात करें एस करेक्टर के बेसिस पे, तो बी और सी तो हार जाएंगे, ए डी ई क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो एस करेक्टर के बेसिस पे देखूं तो ए, बी और सी हार जाएंगे, तो ए डी ई क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो ए डी ई पहले आएंगे बी और सी से।
बात करते हैं अब सबसे पहले, अब जब एस करेक्टर भी सेम हो गया तो अब देखेंगे इंडक्टिव, अब क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले मीजोमेरिक। तो बात कर लें, जैसे इन दो की बात कर लें पहले, बी और सी में, इनमें कहीं कोई मीजोमेरिक है? इनमें कोई भी मीजोमेरिक नहीं है। तो मीजोमेरिक तो इनको तो कंपेयर कर नहीं पाएगा। देखिए चार्ज डबल, चार्ज डबल, तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई भी रेजोनेंस नहीं, तो कोई मीजोमेरिक नहीं है। बात कर लें बाकी जो तीन थे, इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं, कोई भी डबल ये बॉन्ड नहीं, कहीं भी कोई लोन पेयर नहीं है, कहीं भी कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, तभी तो कॉन्जुगेशन होता। इसमें देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई लोन पेयर नहीं जहां कॉन्जुगेशन हो, इसमें भी कोई मीजोमेरिक नहीं है। तो मीजोमेरिक किसी में चल ही नहीं रहा इन पांचों में, तो मीजोमेरिक तो कुछ नहीं कर पाएगा। वैसा का वैसे ही रहेगा, बी सी बाद में और ए डी ई पहले, मगर ए डी में आपस में कंपेयर कुछ नहीं हो रहा और बी सी में कुछ कंपेयर नहीं हो रहा। तो अब बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन पहले इनमें देख लें, बी और सी में। तो ये हुआ ग्रुप, ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन ये अल्फा कार्बन, इधर का कार्बन अल्फा नहीं कहलाएगा क्योंकि वो डबल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन ही क्या होता है, अल्फा कार्बन होगा। तो ये ग्रुप हुआ, इससे हुआ अल्फा कार्बन और इस पे कितने एच लग रहे हैं, 3 अल्फा एच। इसमें देखें ये हुआ कैसा कार्बन, ये हुआ ग्रुप का कार्बन, जिस सोर्स का कार्बन, और इससे जस्ट अगला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, मगर ये अल्फा कार्बन नहीं कहलाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड है तो इसलिए अल्फा कार्बन नहीं होगा, तो अल्फा एच क्या हो जाएंगे, 0। तो उस पर 3 अल्फा एच और इस पर क्या है, 0 अल्फा एच। तो इसके पास प्लस एच ज़्यादा है, इसके पास प्लस एच कम है। तो जिसके पास प्लस इफेक्ट ज़्यादा होगा वही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, सी से। कब, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे। अब बात करें बाकी तीनों में, ये हुआ ग्रुप, ग्रुप से जस्ट अल्फा कार्बन, इधर भी लेफ्ट में भी अल्फा, राइट में भी अल्फा, तो ये भी सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड हो तो अल्फा हो सकते हैं। तो 3 अल्फा एच ये, 3 अल्फा एच ये, कितना हो गया, 6 अल्फा एच। बात करें इसमें, ये हुआ ग्रुप, ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन अल्फा, इधर भी अल्फा और इधर भी अल्फा, और ये अल्फा हो सकते हैं, सिंगल बॉन्डेड है। तो 2 अल्फा एच इस पे, 2 इस पे, 2 इस पे, कितने हो गए, 3 2 2 2, कितने हो गए, 6 अल्फा एच। वहाँ भी 6 अल्फा एच थे, यहाँ भी 6 अल्फा एच हैं। और इसमें बात करें तो ये क्या हो गया, अगर हम बात करें ये हो गया ग्रुप, और ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे कितने एच हैं, 3, तो 3 अल्फा एच। तो यहाँ 3 अल्फा एच है, यहाँ 6 अल्फा एच है, और वहाँ भी 6 अल्फा एच है। तो 6 अल्फा एच वाले ज़्यादा स्टेबल होंगे किससे, 3 वाले से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ने बता दिया कि ए और डी ज़्यादा स्टेबल होंगे किससे, ई से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बता दिया कि ए और डी क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे किससे, ई से। और बी और सी में बी ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, सी से, मगर ए और डी अभी रह गए। अब जब हाइपर कॉन्जुगेशन की भी बात खत्म हुई तो अब इंडक्टिव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी भी रह गया है कंपेयर करने से। अब इंडक्टिव फैक्ट देखूं तो इसके पास क्या है, ये प्लस आई और ये प्लस आई, कितने प्लस आई होंगे, 2। और इसमें कितने प्लस आई हैं, 3 प्लस आई हैं, एक ये इथाइल, एक ये इथाइल और एक ये इथाइल, ये तीनों तरफ से क्या होगा, प्लस आई। तो इसका प्लस आई ज़्यादा है, और जिसका प्लस आई ज़्यादा हो जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो डी ज़्यादा स्टेबल हो गया किससे, ए से। क्लियर होगी बात। तो इस टाइप से सीक्वेंस में आप चेक करते आएंगे, नहीं तो गलती होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन ईच ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये कार्बन कैटायन है, इनकी स्टेबिलिटी अरेंज करनी है। तो जब कार्बन कैटायन है तो इसका मतलब एटम तो सेम हो गया, सोर्स एटम तो सेम हो गया। बात कर लें एस करेक्टर की, ये सिंगल बॉन्डेड कार्बोकैटायन है तो आयोडेशन क्या होगी, sp2। ये सिंगल बॉन्डेड कार्बोकैटायन है तो आयोडेशन sp2। ये डबल बॉन्डेड कार्बोकैटायन है तो sp, और ये भी डबल बॉन्डेड कार्बोकैटायन है तो sp। नेक्स्ट और देख लीजिए, देखिए सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 और सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो sp2। तो इसमें तो इधर तो दोनों ही क्या है, sp2 वाले हैं, दोनों ही क्या है, sp2 वाले हैं। और उधर क्या है, दो एस क्या हो गए थे, sp वाले हो गए थे। तो जो sp वाले होंगे वो सबसे पहले आएंगे। इसमें इनको थोड़ा ध्यान से देख लो, इसके पास क्या है, इसकी हाइड्रोजन भी sp2, इसकी भी sp2, और इसमें क्या है, कोई भी रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। देखिए चार्ज सिंगल सिंगल के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो रेजोनेंस किसी में भी नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन देखूंगा तो ये हुआ ग्रुप, इस ग्रुप से इधर ये अल्फा कार्बन और इधर ये अल्फा कार्बन, तो इस पे भी कितना होंगे, 2 अल्फा एच यहाँ, 2 अल्फा एच यहाँ, तो इस पे कितना होंगे, 4 अल्फा एच। अगर यहाँ देखूं तो इसमें ये कार्बोकैटायन हुआ, इसके इधर ये अल्फा, इसके इधर ये अल्फा, तो इस पे भी 2 अल्फा एच होंगे, इस पे भी 2 अल्फा एच, तो इसमें भी अल्फा एच कितने हैं, 4। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी दोनों में सेम है, रेजोनेंस कोई से में नहीं, एस करेक्टर सेम, एस करेक्टर सेम, रेजोनेंस कोई से में भी नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सेम होगा, 4 अल्फा एच 4 अल्फा एच। तो बात करेंगे इंडक्टिव की। इंडक्टिव यस, इसमें हर एक कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, जबकि उसमें 2 कार्बन क्या हो गए, डबल बॉन्डेड, और डबल बॉन्डेड आ गए तो ये माइनस आई दिखाएगा और वो क्या दिखाएगा, प्लस आई। तो इसमें माइनस आई है, इसमें प्लस आई है, क्योंकि हर एक कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, और इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन आ गए तो क्या दिखा देगा, माइनस आई। तो बस इसमें ध्यान रखना है, इसमें ई वाला प्लस आई वाला है और ये माइनस आई वाला है, बाकी सब कुछ इसमें सेम चल रहा है।
तो देखिए यहाँ भी sp2 था, यहाँ भी sp2 था, यहाँ sp आ गया और यहाँ sp आ गया, दो sp वाले आ गए थे, ये दोनों भी sp2 थे और लास्ट में जो अगले पेज पे जो दो हैं वो भी दोनों क्या हैं, sp2 वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा एस करैक्टर तो इन दोनों में आ गया। तो जितना ज़्यादा एस करैक्टर होगा उतना कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे एस करैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी भी कम। तो एस करैक्टर के बेसिस पे देखूं तो सी और डी सबसे लास्ट में आ जाएंगे। तो अगर मैं एस करैक्टर के बेसिस पे देखूंगा तो सी और डी क्या होंगे, सबसे लास्ट में आएंगे, सबसे लास्ट में आएंगे। पहले कौन आ जाएंगे, ए बी ई एफ। बात करें इनमें आपस में कंपेयर करें, इनमें कंपेयर करें सी और डी में, तो सी और डी अभी भी देखेंगे। अभी ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो अब इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अब जब एस करैक्टर सेम हो जाए तो एस करैक्टर ने सिर्फ इतना बता दिया कि सी और डी कम होंगे किससे, ए बी ई एफ से। क्लियर। यहाँ देखिए एस करैक्टर ने क्या बता दिया, एस करैक्टर ने बता दिया है कि सी और डी कम होंगे, ए बी ई एफ क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब जब एस करैक्टर की बात खत्म हुई तो अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले कौन देखेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक मतलब रेजोनेंस। तो यहाँ रेजोनेंस है, देखिए चार्ज सिंगल डबल, तो ये रेजोनेंस में है। चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये भी रेजोनेंस में है। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, और जो अगले वाले दो हैं उसमें मैंने आपको बता दिया कोई रेजोनेंस नहीं है। तो इस दोनों में रेजोनेंस है। इन दोनों में रेजोनेंस किस में ज़्यादा है, इसमें केवल एक डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, और इसमें कितने डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, दो डबल बॉन्ड के साथ। देखिए प्लस चार्ज दो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो इसमें बड़ा रेजोनेंस है। तो इसमें ज़्यादा ये क्या होगा, ये प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस यहाँ जाएगा, फिर ये दे देगा। तो इसका प्लस एम ज़्यादा है, उसका प्लस एम कम है। क्योंकि वैसे भी कह लीजिए इसमें सी डबल बॉन्ड सी प्लस एम दिखा रहे हैं, और उसमें सी डबल बॉन्ड सी कितने हैं, दो, और दो सी डबल बॉन्ड सी क्या दिखाएंगे, प्लस एम। तो इसका प्लस एम ज़्यादा, तो प्लस एम के बेसिस पे देखूंगा तो बी जीत गया किससे, ए से। तो बी ज़्यादा हो जाएगा ए से। बाकी सब में कुछ कोई बाकी सब वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। सी और डी सबसे लास्ट में होंगे, और ई आर एफ इन चारों में से ए और बी जीत गया, और उस ए और बी आगे निकल गया, और उसमें भी क्या हो गया, बी पहले हो गया ए से। तो अगर मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करूंगा तो ए और बी ज़्यादा हो जाएगा ई और एफ से, और ए और बी में भी क्या होगा, बी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बी में कॉन्जुगेशन लंबा है, लॉन्ग कॉन्जुगेशन है, उसमें छोटा कॉन्जुगेशन है। बात करें जब रेजोनेंस की बात खत्म हो गई तो हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो ये तो कंपेयर हो गए, ये दो बचे, और क्या है जो नेक्स्ट वाले दो बचे। नेक्स्ट दो में हाइपर कॉन्जुगेशन तो चल नहीं था। हाइपर कॉन्जुगेशन जो नेक्स्ट पेज पे थे उनमें दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन कितने अल्फा अल्फा चार थे, 4 अल्फा एच 4 अल्फा एच। तो दोनों में अल्फा एच बिल्कुल सेम आ रहे थे, 4 4। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर लो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसके इधर ये अल्फा होगा, इधर तो ये अल्फा कह नहीं सकता क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन कभी अल्फा नहीं हो सकता। तो इसका इधर अल्फा कितने अल्फा एच होंगे, इस पे 2। इसकी बात करें तो इसमें ना तो ये अल्फा हो सकता ना ये अल्फा, क्योंकि दोनों ही कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है। तो इस पे तो अल्फा एच कितना होगा, 0, और इसमें अल्फा एच कितने हो जाएंगे, 2। इसके पास अल्फा एच कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये क्या हो गया, जीत गया। तो इसमें अगर हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की तो क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में बी और ए तो आगे हो गए थे, इसमें क्या हो गया, सी जीत गया किससे, डी से। तो ये गलत काट रखा है, ये बच्चे ने काट दिया, ठीक है। तो इसमें बी और ए तो इसमें क्या हो गया, सी और डी कंपेयर हो गए कि सी ज्यादा हो गया किससे, डी से। किसने कंपेयर कर दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन ने। अब बात करें किसके, इंडक्टिव की। कौन से रह गए, लास्ट के दो रह गए। उन लास्ट के दो में इंडक्टिव क्या होगा, उन लास्ट के दो में इंडक्टिव क्या था। अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन सेम था, तो अब इंडक्टिव की बात करेंगे। इंडक्टिव की बात करेंगे तो अगर मैं बात करूंगा तो ई में क्या था, ई में सिंगल बॉन्डेड कार्बन थे, और एफ में क्या थे, डबल बॉन्डेड कार्बन आ गया था। डबल बॉन्डेड वाले कार्बन माइनस आई दिखाएंगे, और सिंगल बॉन्डेड वाले क्या दिखाएंगे, प्लस आई। प्लस आई प्लस को ज्यादा स्टेबल कर देगा, और माइनस आई क्या कर देगा, घटा देगा। इसलिए ई जीत गया था किससे, एफ से, क्योंकि इसमें क्या था, प्लस आई, और इसमें क्या था, माइनस आई। इसमें प्लस आई क्यों था, इसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड थे, इसमें दो कार्बन क्या हो गए थे, डबल बॉन्डेड, जिसकी वजह से क्या आ गया था, माइनस आई। तो माइनस वाला हार जाएगा, प्लस वाला आई वाला जीत जाएगा। ये किसके बेसिस पर हो गए थे, इंडक्टिव इफेक्ट पे। क्लियर। तो ये फाइनल आंसर ये हो गया था। यहाँ देखिए, ये हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने क्या करा था, ये जो कार्बन कैटायन था, इस कार्बन कैटायन पे इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी थी, तो ये अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ के सिग्मा इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, यहाँ कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे थे, और यहाँ पे क्या बना रहे थे, डबल बॉन्ड, और वहाँ पे क्या रहा था, प्लस। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ के सी और एच के जो सिग्मा बॉन्ड थे, ये सिग्मा बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हो रहे थे इसमें। अब ये जल्दी, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो इस केस में जल्दी शिफ्ट होगा, या इस केस में जल्दी शिफ्ट होगा, या इस केस में जल्दी शिफ्ट होगा। तो सुनिए,
अगर मैंने बात करी थी इंडक्टिव फैक्ट की, तो मैंने आपको बताया था H का इंडक्टिव फैक्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है और H से ज़्यादा इंडक्टिव फैक्ट होगा ड्यूटेरियम का कितना, प्लस आई। तो हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, वो क्या दिखाते थे, प्लस आई दिखाते थे, और H क्या दिखाता था, जीरो आई। ये प्लस आई क्यों दिखाते थे, क्योंकि इनका मास क्या है, हैवी है। इसकी अगर मास नंबर देखूं तो इसका 1, इसका कितना होता था 2, और ट्राइटम का कितना होता है 3। जितने ज़्यादा हैवी होगा उतना रेजोनेंस क्या होगा, वाइब्रेशन क्या होता था, कम। क्योंकि जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होती, ये इनके बीच में, दो एटम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और जो क्या करते रहते हैं, जिससे एटम वाइब्रेट करते रहते हैं। जितना हैवी एटम होगा उतना वाइब्रेशन कम होगा, वाइब्रेशन कम होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसलिए प्लस एच जो था, प्लस आई जो था, वो एच से ज़्यादा था डी का, और डी से ज़्यादा था टी का। क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे इन पे इनका वाइब्रेशन कम हो रहा था, और वाइब्रेशन कम हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी क्या थी, ज़्यादा। वो एच हल्का है तो दूर तक वाइब्रेट करेगा, ये हैवी है तो कम वाइब्रेशन करेगा, ये और भी हैवी है तो वाइब्रेशन और भी कम हो जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। और वाइब्रेशन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी जल्दी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था, तो क्या दिखाता, प्लस। उतनी जल्दी सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा था, इंडक्टिव, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इससे ज़्यादा इसमें होगी, इससे ज़्यादा इसमें, इसलिए प्लस आई एस से ज़्यादा ड्यूटेरियम का था, ड्यूटेरियम से ज़्यादा ट्राइटियम का। मगर बात करें प्लस एच की, तो प्लस एच में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होने, ट्रांसफर होने हैं। ट्रांसफर होने मतलब बॉन्ड टूटना है। तो बॉन्ड जल्दी कौन सा, बॉन्ड ज़्यादा हैवी कौन सा है, ये बॉन्ड हैवी था क्योंकि इसका मास हाई था। मास हाई था तो वाइब्रेशन कम थी, वाइब्रेशन कम थी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बना था। और ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बना था तो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, किसके लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और इससे भी आसानी से ब्रेक कौन हो जाएगा, ये। तो अगर हम बात करें प्लस एच की, तो जल्दी से जिसमें भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन इजिली ट्रांसफर हो जाएंगे, वही क्या होगा, वो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक। तो उसमें पाई बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, आराम से टूट जाएगा तो आराम से पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए मीजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। मगर इसमें क्या होगा, इसमें ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो आराम से जाएंगे, ये वाले ड्यूटेरियम वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन थोड़ा और मुश्किल से, और ये ट्राइटियम वाले इलेक्ट्रॉन और मुश्किल से, क्योंकि इनका जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ वाइब्रेशन कम, तो वैसे वैसे बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो जल्दी से सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जल्दी से ट्रांसफर नहीं होंगे, तो प्लस एच क्या होता जाएगा, कम। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं प्लस आई की, तो प्लस आई क्या था, प्लस आई एच से ज़्यादा था डी का, और डी से ज़्यादा था टी का। मगर मैं प्लस एच की बात करूं तो प्लस एच में टी से ज़्यादा प्लस एच है ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम से ज़्यादा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एच ज़्यादा दिखाता था ड्यूटेरियम और ट्राइटियम से। और अगर मान लीजिए प्लस आई की बात करें तो प्लस आई ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ज़्यादा दिखाते थे, किससे, हाइड्रोजन से। तो ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि मास बढ़ेगा तो वाइब्रेशन कम होगा, वाइब्रेशन कम होगा तो मास बढ़ेगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। और बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो इजी ऑफ बॉन्ड फिशन क्या हो जाएगा, कम। तो बॉन्ड उतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, तो उस केस में प्लस एच पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्लस एच किसकी ज़्यादा होगी, ट्राइटियम से ज़्यादा ड्यूटेरियम की, ड्यूटेरियम से ज़्यादा किसकी, हाइड्रोजन की। और प्लस आई की बात करेंगे, प्लस आई का मतलब है तो फिर उस केस में एस से ज़्यादा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से ज़्यादा ट्राइटियम, क्योंकि प्लस आई में तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट सिर्फ क्या करने हैं, डिस्प्लेस करने हैं, और जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने, और ट्रांसफर करने के लिए तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ प्लस एच पावर, तो प्लस एच पावर किसकी ज़्यादा होगी, तो सी एच ट्राइटियम 3 से ज़्यादा होगी किसकी, ड्यूटेरियम की, और ड्यूटेरियम से ज़्यादा किसकी होगी, हाइड्रोजन की। तो ये जो अल्फा को कह सकते हैं, 3 अल्फा एच है, ये 3 अल्फा ड्यूटेरियम है, ये 3 अल्फा ट्राइटियम है। तो अल्फा 3 अल्फा एच से ज़्यादा होगी 3 ड्यूटेरियम की। अगर हम बात करें किसकी, अगर अल्फा एच की तो प्लस एच पावर की, तो प्लस एच पावर क्या होगी, ट्राइटियम से ज़्यादा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से ज़्यादा हाइड्रोजन। अगर 3 ट्राइटियम है तो 3 ट्राइटियम से ज़्यादा होगा 3 ड्यूटेरियम, 3 ड्यूटेरियम से ज़्यादा होगा 3 हाइड्रोजन। ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर, तो प्लस आई पावर देख लूँ तो प्लस आई पावर सी एस 3 से ज़्यादा होगी सी डी 3 की, और सी डी 3 से होगी सी टी 3 की, क्योंकि एस से ज़्यादा प्लस आई होता है ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम से ज़्यादा होता है ट्राइटियम का। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑर्डर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑर्डर अगर हम बात करेंगे आर में, तो इसमें क्या होगा, आर के लिए, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप में प्लस एच भी चेक करते हैं और प्लस आई भी। मगर पहले कौन चेक करेंगे, पहले तो कौन चेक करेंगे जी, प्लस एच चेक करेंगे ना पहले, क्योंकि प्लस एच स्ट्रॉन्ग पावर होता है किससे, प्लस आई से। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ओवरऑल
ओवरऑल किसको देखेंगे, H को, और H किसका अधिक था, CH3 का H अधिक है किससे, CD3 से, और CD3 का H अधिक है किससे, CT3 से। तो ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी देखूं तो CH3 की ज्यादा होगी किससे, CD3 से। आगे बात समझ में, डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकता है कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी किस पे देखेंगे, तो प्लस आई भी दिखाते हैं और प्लस एच भी, तो फिर कौन सा कंपेयर करूंगा, जो स्ट्रॉन्ग पावर है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस एच, तो प्लस एच देख लूंगा। तो प्लस एच ट्राइटियम से ज्यादा ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम से ज्यादा हाइड्रोजन का। अरेंज द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करनी है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो पहले ऑप्शन में क्या है, कार्बोकैटायन है। अब कार्बोकैटायन है तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले एटम की, तो सोर्स एटम तो सेम है, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक, बात करेंगे एस करेक्टर की तो सब सेम कैटेगरी है, सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सबकी हाइब्रिडेशन भी सेम होगी। जब हाइब्रिडेशन स्टेट सेम होगी तो एस करेक्टर भी सेम हो गया। तो अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, देखिए मेसोमेरिक तो किसी में चलेगा नहीं। तो बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की, हाइपर कॉन्जुगेशन कहीं चलेगा नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा एच चाहिए, अल्फा एच के लिए अल्फा कार्बन चाहिए, और अल्फा कार्बन इसमें है नहीं। ये तो सोर्स कार्बन है, सोर्स कार्बन से अगला कार्बन होता ना अल्फा, सोर्स कार्बन से अगला होता ना अल्फा, इस सोर्स से अगला कार्बन होता है अल्फा। तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा एच ही नहीं होंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं। तो अब तो वापस किस पर आ जाइए, इंडक्टिव पे। तो इंडक्टिव क्या होगा जी, तो इंडक्टिव एस से ज़्यादा प्लस आई किसका होगा, डी का, और डी से ज़्यादा प्लस आई किसका होगा, टी का। तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा तो वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसमें ए से ज़्यादा स्टेबल बी और बी से ज़्यादा स्टेबल सी, तो ए से ज़्यादा बी, बी से ज़्यादा सी, किसके बेसिस पे चल गया, प्लस आई। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है जी, एनायन। एनायन है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, और sp3 के केस में या कह सकते हैं एनायन के केस में तो हाइपर कॉन्जुगेशन चलता ही नहीं। चलिए पहले तो बात करते हैं सोर्स एटम की। सोर्स एटम तो सब सेम है, कार्बन एनायन तो कार्बन कार्बन है। बात कर लें एस करेक्टर की, तो सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन एनायन, सबकी हाइब्रिडेशन भी सेम होगी, हाइब्रिडेशन सेम तो एस करेक्टर भी सेम। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में देखेंगे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट तो इसमें कहीं है ही नहीं, कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं। बात कर लें फिर किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन की। हाइपर कॉन्जुगेशन एनायन में नहीं चलता, क्योंकि एनायन की हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp3 sp3 sp3, और sp3 में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं चलता, हाइपर कॉन्जुगेशन चलता है sp2 में, मतलब कार्बोकैटायन में, कार्बन फिटिकल में और एल्कीन में। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगा नहीं। तो फिर वापस लोड के बाद किस पर आ गए, इंडक्टिव पे। और इंडक्टिव में क्या होगा, इंडक्टिव में क्या होगा, अब देखिए तो इंडक्टिव देखेंगे। अब इंडक्टिव की बात करें, एच तो क्या दिखाता है, 0 आई, डी दिखाएगा प्लस आई, और ये टी भी दिखाएगा प्लस आई। और प्लस आई की बात करें तो एस से ज़्यादा डी का, डी से ज़्यादा टी का, और जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा वैसे वैसे एनायन की स्टेबिलिटी घटेगी, क्योंकि प्लस वाले माइनस को क्या करते हैं, अनस्टेबल। तो जैसे जैसे इधर जाऊंगा तो प्लस आई बढ़ेगा तो एनायन की स्टेबिलिटी घटेगी। अगर कैटायन होता तो बढ़ रही थी, और एनायन था तो घटेगी। तो आपके ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, ए। तो ए ज़्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल बी, बी से कम स्टेबल सी। किसके बेसिस पे चला, इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये अब कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन है तो सोर्स एटम तो सेम है, सोर्स एटम सेम है, मगर क्या चेक कर लो, एस करेक्टर चेक कर लो। ये भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन कैटायन। जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन कैटायन है तो एस करेक्टर भी सेम होगा। एस करेक्टर सेम हो गया तो अब वापस आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले देखेंगे मेसोमेरिक, कहीं कोई मिस कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा, ना तो कोई डबल बॉन्ड, ना कोई लोन पेयर, ना कोई नेगेटिव चार्ज, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन नहीं तो मेसोमेरिक खत्म। अब बात कर लें हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये हुआ ग्रुप, और कार्बन कैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन आ सकता है, चेक कर सकता हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसमें, ठीक है। तो देखिए ये हुआ ग्रुप, इसकी वजह से अल्फा, ये हुआ ग्रुप, इसकी वजह से अल्फा, ये हुआ ग्रुप, इसकी वजह से अल्फा। इसके पास 3 अल्फा एच है, इसके पास 3 अल्फा ड्यूटेरियम है, इसके पास 3 अल्फा ट्राइटियम है। और तो हाइपर कॉन्जुगेशन ट्राइटियम से ज़्यादा किसका होता है, ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम से ज़्यादा किसका होता है, एच का। और जितना ज़्यादा प्लस एच उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि प्लस वाले प्लस को क्या करेंगे, स्टेबल। तो इससे ज़्यादा स्टेबल ये, इससे ज़्यादा स्टेबल ये, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जो प्लस एच इफेक्ट है वो टी से ज़्यादा होता है डी का, डी से ज़्यादा होता है एच का। तो ए ज़्यादा स्टेबल हो गया, बी और कम स्टेबल, और सी सबसे लेस स्टेबल। नेक्स्ट देख लें, बात कर लें यहाँ पे, तो ये क्या है, अगर हम बात करें तो सोर्स एटम सब कार्बन कार्बन एनायन है, कार्बन एनायन है। तो चलिए, तो हाइब्रिडेशन की बात कर लें तो हाइब्रिडेशन भी सेम ही होगी सबकी, क्योंकि बिल्कुल सेम है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एनायन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एनायन, तो एस करेक्टर भी सेम, हाइब्रिडेशन भी सेम, एस करेक्टर भी सेम। तो बात कर लिए मेसोमेरिक इफेक्ट। अब मेसोमेरिक इफेक्ट तो इसमें अब चलेगा नहीं, क्योंकि कहीं भी कोई डबल बॉन्ड, लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो कॉन्जुगेशन नहीं है कोई भी, तो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब आज देखें हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन एनायन में चलता नहीं है, तो कार्बन एनायन में गलती से हाइपर कॉन्जुगेशन मत काउंट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन sp3 होती है,
कार्बन एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आता। तो अब वापस क्या बचा, इंडक्टिव। इंडक्टिव देखें तो इंडक्टिव क्या है, एस से ज़्यादा किसका होगा, डी का, और डी से ज़्यादा किसका होगा, टी का। तो ये क्या होगा, प्लस आई, इससे ज़्यादा प्लस आई होगा इसका, और इससे ज़्यादा प्लस आई इसका। और जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा तो प्लस वाले नेगेटिव को क्या करेंगे, अनस्टेबल। तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा वैसे वैसे एनाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, ए से लेस स्टेबल बी, और बी से भी लेस कौन हो गया, सी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, तो आपको ध्यान रखना है, तो डिसाइडिंग फैक्टर प्लस आई में, तो डिसाइडिंग फैक्टर जो फर्स्ट में है वो कौन आ गया था, इंडक्टिव आ गया था, क्योंकि उसमें कोई अल्फा कार्बन थे नहीं। और प्लस आई क्या हो गया, किसका, ट्राइटियम का ज़्यादा था ड्यूटेरियम से, और ड्यूटेरियम का ज़्यादा था हाइड्रोजन से। अगर सेकंड में बात करें तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन आ गया था, इंडक्टिव फैक्ट। और इंडक्टिव फैक्ट अगर हम बात करें तो प्लस आई की पावर एस से ज़्यादा थी डी की, और डी से ज़्यादा किसकी होती है, टी की। ठीक है। और इस थर्ड में क्या आ गया था, डिसाइडिंग फैक्टर प्लस एच आ गया था। और प्लस एच फैक्टर में क्या होगा, आपको पता ही है कि एच क्या होगा, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो ट्राइटियम से ज़्यादा ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम से ज़्यादा किसका, हाइड्रोजन का। और अगर फोर्थ में देखें तो यहाँ भी प्लस आई पावर आ गई थी, और प्लस आई पावर तो आपको पता ही है किसकी ज़्यादा होगी, एस से ज़्यादा किसकी होगी, टी की, टी से ज़्यादा किसकी, वो एस से ज़्यादा डी की, और डी से ज़्यादा टी की। देखिए अगर हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स जैसे कार्बन कैटायन था वैसे ही क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल्स होता है। क्यों, वैसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन कैटायन पे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 6, तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और कार्बन फ्री रेडिकल्स पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 7 कैसे, देखिए कि इस कार्बन पे 3 तो बॉन्ड बनेंगे, एक तो ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, और 2 हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच का। तो 3 बॉन्ड है और एक ये इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, कितने हो गए, 7। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन छीनेगा। चलिए हमारे पास ही कोई कार्बन फेडिकल है, ये CH2 फेडिकल, उस पर लग रहा है CH3। ये हुआ ग्रुप, ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और इसे अल्फा कार्बन बोल सकता हूँ क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। और अल्फा कार्बन पर लगने वाले H क्या होंगे, अल्फा H। तो कितने अल्फा H हुए, 3। तो बात करिए, जैसा ओपन करें इसको, तो ये इस टाइप की सिचुएशन हुई। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और 7 है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी कि इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। और तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा। तो कहाँ से विड्रॉ करेगा, ये CH, ये अल्फा कार्बन और अल्फा H के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। अगर ये फ्रेडिकल है तो ये भी कैसा हो जाएगा, अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा किसमें, होमोलिटिक, यानी कि क्या होगा, सिंगल सिंगल, यानी कि क्या होगा, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। तो ये फ्रेडिकल्स में क्या होगा, फ्रेडिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। तो इसका ये जैसे ही ब्रेक होगा तो ये फ्रेडिकल बन जाएगा, और ये फ्रेडिकल आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड। ये फ्रेडिकल रह जाएगा। तो हाइड्रोजन फ्रेडिकल और ये आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो यहाँ से भी निकल सकता था बॉन्ड, यहाँ से भी, अब ये जितने भी अल्फा H है वहाँ से निकल सकता है, ये भी अल्फा H था, ये भी अल्फा H, तो यहाँ से भी बॉन्ड टूट सकता है, यहाँ से भी। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3। देखिए एक बार यहाँ से गया, या फिर यहाँ से चला जाए, या फिर ये कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ से। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 3। ये कहलाएंगे इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, जितने अल्फा H हैं, कितने अल्फा H थे, 3 अल्फा H हैं, तो 3 ही पॉसिबिलिटीज हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में एक रेजोनेंस बनता रहेगा। तो ये यहाँ पे पार्सली डबल बॉन्ड, रियल में यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, रियल में यहाँ जीरो बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 से थोड़ा कम होगा। इसलिए क्या बोल देते हैं इसे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसमें सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके इधर के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाते ही तुरंत क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी इसे बोल देते हैं। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, और कितने, जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं, जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे उतने, जितने ज़्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होती हैं उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बन फ्रेडिकल होगा। और जितना ज़्यादा फ्रेडिकल होगा, देखिए जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने की, ठीक है, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो वही क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने बनते हैं, जितने की नंबर ऑफ अल्फा H। तो जितने ज़्यादा अल्फा H उतने ज़्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल्स। अब बात करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन भी 2 टाइप का होता है, एक तो प्लस H और माइनस H, तो मैंने बात करी है अभी, वो तो उसको समझाएंगे। फिलहाल अभी हमने क्या पढ़ा है, प्लस H। इस प्लस H में भी 2 टाइप का होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन 2 टाइप के हुए, एक तो प्लस H इफेक्ट और एक माइनस H। जहां अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहां प्लस H, और जहां अल्फा हेलोजन होंगी वहां माइनस H होगा, नहीं कि रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, वो अभी पढ़ेंगे। मगर जो प्लस H है वो भी फर्दर 2 टाइप का होता है, एक तो होता है आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक होता है, एक होगा सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। अब तो 2 टाइप के हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, एक आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन और एक होता है सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन।
आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन वो होगा जिसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ओरिजिनल स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर में क्या हो? सेम हो। इफ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन ओरिजिनल स्ट्रक्चर इक्वल हो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर, देन इट इज आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। तब ये क्या कहलाता है? आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाएगा। नाम से पता चल रहा, आइसो मतलब सेम, वेलेंट मतलब बॉन्ड, आइसोवेलेंट बॉन्ड। तो ठीक ठीक है, तो ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें क्या है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में और कैनोनिकल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या हो? सेम हो, उसे क्या बोलते हैं? आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। और ऐसी सिचुएशन कहाँ मिलेगी? जो कार्बोकैटायन का हाइपर कॉन्जुगेशन देखा था या हमने अभी कार्बन फिडिकल का हाइपर कॉन्जुगेशन देखा, उसमें क्या होता है? आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। कैसे? मैं अभी समझा रहा हूँ। देखिए, दिस टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, कौन सा? आइसोवेलेंट वाला। This type of hyperconjugation is observed in the molecules present in the excited state, या that is कह सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेट लाइक ए कार्बोकैटायन एंड द फ्री रेडिकल्स। ये कह रहा है इस टाइप का जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो ऑब्जर्व किया जाता है उस मॉलिक्यूल में जो एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट हो, या फिर क्या हो? इंटरमीडिएट स्टेट हो। इंटरमीडिएट लाइक जैसे कि कार्बोकैटायन और या कार्बन फिटिकल, क्योंकि कार्बन कैटायन और कार्बन फिटिकल एक इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। ये रिएक्शन के मिडिल में बनते हैं। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में क्या होते हैं? थोड़े से टाइम के लिए जनरेट होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। कौन? कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन, कार्बन फिटिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, ठीक है, ऐसे बेंजाइन, इस टाइप के। तो देखिए नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड अगर मैं गिनूं, यहाँ देखिए इस CH2 के अंदर जितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो तो उतने रहेंगे। यहाँ भी CH2 और यहाँ भी CH2, तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इतने रहेंगे। इसमें C और H2 में 2 कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी 2 ही होंगे। यहाँ के गिन लो बस, ये कितने कोवलेंट बॉन्ड है? देखिए 1 2 3 4। अब मैंने इसका क्या करा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर करा। तो देखिए इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? 1 2 3 4। वहाँ का कम हुआ तो यहाँ बढ़ गया। तो इसमें भी 4, इसमें भी देखिए 1 2 3 4, इसमें भी देखिए 1 2 3 4। आगे बात समझ में? ये ओवरऑल टोटल गिन लो तो 4 ये हो गए और 2 इसमें है, कितना हो गया? 6। देखिए 1 2 3 4 और 2 इसके अंदर होंगे CH2 के, 6। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो ये कैसा कहलाएगा? आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कार्बोकैटायन कार्बन फिटिकल में जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो क्या कैसा कैसा क्या कहलाएगा? आइसोवेलेंट। आइसोवेलेंट क्यों? क्योंकि इसमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? सेम। नेक्स्ट, तो देखिए सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर लें। तो सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा? इफ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन ओरिजिनल स्ट्रक्चर ज्यादा हो, किससे? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर, देन इट इज नोन एज सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है जिसमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा हो कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। इट टेक प्लेस इन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। ये किस टाइप के मॉलिक्यूल में पाया जाता है? जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हो, या दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। या किस में पाया जाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक जैसे कि एल्कीन, या कह सकते हैं एल्काइल बेंजीन, मतलब बेंजीन पे कोई एल्काइल ग्रुप लग रहा हो, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन। तो देखिए अब हम बात करें, तो देखिए अप्रोच अगर हम बात करें किसकी अप्रोच? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फिडिकल्स की। तो कह रहा है कार्बन फिडिकल इज आल्सो एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे कार्बन कैटायन क्या था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ऐसे कार्बन फिडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कार्बन कैटायन पे भी इलेक्ट्रॉनों की कमी थी और कार्बन फिडिकल पे भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कार्बन कैटायन पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन फिडिकल पे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन कमी है तो वो किसके फेवर में रहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला ग्रुप है, तो वो तो क्या करेगा? उन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिससे वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की उन पे कमी है। और माइनस कोई विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा? उन्हें अनस्टेबल करेगा। तो बिल्कुल जैसे कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी चलती है वैसे ही कार्बन फिडिकल की चलेगी। मतलब प्लस वाले प्लस को स्टेबल करते थे, माइनस वाले माइनस को स्टेबल करते थे। ऐसे ही कार्बन फिडिकल में भी क्या होगा? कार्बन फिडिकल बिल्कुल कार्बन कैटायन का भाई होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो प्लस जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा तो वो स्टेबिलिटी उसकी क्या होगा? बढ़ा देगा। और कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या कर देगा? घटा देगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई प्लस एम प्लस
H, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या होंगे, कार्बन फिजिकल का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, और ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं? तो ध्यान रखना है कि कार्बन फिजिकल की जो स्टेबिलिटी है वो भी बिल्कुल वैसे चलेगी जैसे कार्बन कैटायन की, मतलब प्लस वाले क्या करेंगे, स्टेबल कर देंगे, और माइनस वाले क्या कर देंगे, अनस्टेबल। चलिए, तो हम क्या करेंगे, कह रहा है कार्बन फिजिकल इज आल्सो एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, therefore same factor will be increase its stability as that are the increasing stability of carbocation। तो जोन जोन से फैक्टर क्या कर रहे थे, कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे थे, वही वही फैक्टर क्या करेंगे, कार्बन फिजिकल की स्टेबिलिटी को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब सोर्स एटम सेम है कार्बन फिजिकल, तो फिर क्या करेंगे, एस करेक्टर चेक करेंगे। एस करेक्टर चेक करेंगे, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि एस करेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही थी, कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी घट रही थी। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बन फिजिकल की स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। या कह सकते हैं एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो टेंडेंसी ऑफ बीइंग द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा, जब एस करेक्टर क्या हो जाए सेम, तो एस करेक्टर सेम हो जाएगा तब क्या कर चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फिजिकल कैसे चेक करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे यानी कि प्लस वाले ग्रुप होंगे वो स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले होंगे वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। मगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में भी सबसे पहले किसको चेक करेंगे, पहले मेसोमेरिक को चेक करेंगे, बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन को, और बाद उसके लास्ट में इंडक्टिव। तो पहले कंपेयर करेंगे मेसोमेरिक से, उसके बाद कंपेयर करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से, और उसके बाद करेंगे इंडक्टिव से। तो देखिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये कार्बन फिजिकल्स है, तो कार्बन फिजिकल तो सब जगह देखिए एटम तो सेम हो गया सब, क्योंकि कार्बन फिजिकल दे रखा है, तो कार्बन 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 कार्बन। तो बात कर लें किसकी, एस करेक्टर की, सिंगल बॉन्डेड है sp2, सिंगल बॉन्डेड, जैसे कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडेशन चलती है बिल्कुल वैसी कार्बन फिजिकल की, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp3, मगर जब भी प्लस आएगा या फिजिकल आएगा तो एक स्टेप कम हो जाती है, कितनी, sp2। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल बॉन्डेड कार्बन फिजिकल है तो sp2, सिंगल बॉन्डेड है तो sp2, डबल बॉन्डेड है तो क्या हो गया, sp, और सिंगल बॉन्डेड है तो sp2। तो इसमें एस करेक्टर ज्यादा हो गया, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो कार्बन फिजिकल की भी क्या हो जाएगी, कम। तो थर्ड तो सबसे लास्ट में आएगा। तो अगर मैं एस करेक्टर के बेसिस पे देखूं तो थर्ड सी तो सबसे लास्ट में आएगा, बाकी जीत जाएंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। जब एस करेक्टर भी सेम हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसमें देखिए रेजोनेंस है कहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले देखेंगे मेसोमेरिक, रेजोनेंस इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई फिजिकल नहीं, कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ भी कोई रेजोनेंस नहीं। यहाँ इस युद्ध की तो बात ही खत्म करो, तो सबसे लास्ट में आ गया, इसमें रेजोनेंस है देखिए, डबल सिंगल फिजिकल। तो जैसे ये पाई बॉन्ड फिजिकल में टूटेगा तो एक फिजिकल इधर एक इधर, तो क्या होगा, ये फिजिकल आपस में बॉन्ड बना देगा, और यहाँ फिजिकल, कहने का मतलब डबल बॉन्ड उधर और फिजिकल इधर, ठीक है, जैसे कार्बन कैटायन होता था, कार्बन कैटायन ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो डबल बॉन्ड यहाँ, और कार्बन कैटायन यहाँ, वैसे ही है, डबल बॉन्ड इधर तो फिजिकल इधर। तो इसमें रेजोनेंस, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा किसको, कार्बन फिजिकल को, कौन, पाई बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या दिखा रहा है, प्लस एम, और प्लस वाले प्लस को क्या करेंगे, स्टेबल, या कार्बन फिजिकल को भी क्या करेंगे, स्टेबल। तो प्लस एम, अगर एम के बेसिस पे देखूं तो एम के बेसिस पे क्या हो गया, डी जीत गया सबसे, तो डी सबसे जीत चुका और सी सबसे हार चुका, बचे ए बी। अब बात कर लो ए और बी की। मेसोमेरिक की तो बात खत्म हुई, तो अब क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए, तो ये हुआ सोर्स एटम, इससे इधर देखूं तो ये अल्फा, और इधर देखूं तो ये अल्फा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो इस पे कितने एच हैं, 3 अल्फा एच इस पे हैं, 3 अल्फा एच इसमें, तो कितने हो गए, 6 अल्फा एच। यहाँ देखिए तो ये हुआ ग्रुप, ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन क्या होगा, अल्फा, और अल्फा कार्बन पे कितने एच हैं, 2 अल्फा एच हैं, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच, वहाँ पे कितने, 6 अल्फा एच। तो उसका प्लस एच ज़्यादा होगा, इसका प्लस एच कम होगा, जितना ज़्यादा प्लस एच होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल कार्बन कैटायन, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल फिजिकल। तो ए जीत गया किससे, बी से, तो ए जीत जाएगा बी से, किसके बेसिस पर, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर। अब बात करो इंडक्टिव, इंडक्टिव की बात करने की बात ही ना रही, क्योंकि सब कंपेयर हो गए, तो इंडक्टिव की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये रेडिकल्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना है। तो देखिए, इसमें रेडिकल्स कहाँ है, यहाँ, इसमें रेडिकल्स यहाँ है, इसमें रेडिकल्स ये है, इसमें रेडिकल्स कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, और इसमें रेडिकल्स ये रहा। तो हम क्या करना है, जब देखिए सोर्स एटम तो सेम है, क्योंकि कार्बन फिजिकल उसने बोल दिया, तो सारे फिजिकल कैसे होंगे, कार्बन वाले। तो बात कर लें एस करेक्टर की, ये सिंगल बॉन्डेड है तो sp2, ये सिंगल बॉन्डेड है sp2, ये भी सिंगल बॉन्डेड है sp2, ये भी सिंगल बॉन्डेड है sp2, ये भी सिंगल बॉन्डेड है तो sp2, और तो एस करेक्टर सब में सेम हो गया। तो अगर एस करेक्टर के बेसिस पे देखूं तो एस करेक्टर तो क्या हो गया, सब में सेम, तो एस करेक्टर से तो कुछ भी कंपेयर होगा नहीं। तो आप बात कर लें मेसोमेरिक की। तो देखिए,
ये फिडिकल कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, देखिए फिडिकल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो इसमें ये फिडिकल दो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये डबल बॉन्ड भी प्लस एम दिखाएगा और ये डबल बॉन्ड भी प्लस एम दिखाएगा कॉन्जुगेशन में। तो ये इसके पास प्लस एम है दो डबल बॉन्ड का। इसमें देखिए फिडिकल है, तो इसमें फिडिकल, अगर ये फिडिकल है तो देखिए द फिडिकल सिंगल डबल, फिडिकल सिंगल डबल, तो इधर वाले डबल बॉन्ड से भी कॉन्जुगेशन में, उधर से भी, तो ये भी प्लस एम दिखा देगा इसके लिए, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो इसके पास भी कितने हो गए, दो प्लस एम। मगर दोनों में अंतर है, ये एक ही साइड का है, दोनों दोनों प्लस एम एक ही साइड से करेंगे, और बोल एक लेफ्ट और एक राइट, तो इसे बोलेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन, एक लेफ्ट से और एक राइट से। तो मैंने आपको बताया कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है किससे, क्रॉस कॉन्जुगेशन से। तो इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। चलिए खैर बात करते हैं स्फेरिकल की। इस स्फेरिकल में देखें तो क्या होगा, अगर हम बात करें तो स्फेरिकल, देखिए स्फेरिकल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो इधर भी तो ये क्या है, तीन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो कितने प्लस एम हो गए, तीन प्लस एम है, तीनों के तीनों पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या करेंगे, इसको प्लस एम शो करेंगे। इसमें देखिए ये फिडिकल सिंगल डबल, तो एक ही डबल बॉन्ड इसको क्या दिखाएगा, प्लस एम। इसमें देखें तो इसके लिए भी क्या होगा, एक ही डबल बॉन्ड क्या दिखाएगा, प्लस एम। तो अगर मैं प्लस एम के बेसिस पे देखूं तो इसमें एक प्लस एम, इसमें एक प्लस एम, इसमें तीन प्लस एम, उसमें दो प्लस एम, उसमें दो प्लस एम, तो सबसे पहले तो ज्यादा प्लस एम किसमें हो गए, सी वाले में। तो एम के बेसिस पे देखूं तो सी में कितने हैं, तीन प्लस एम है। अगर मैं बात करूं किसमें, अगर मैं बात करूं किसमें, डी और ई में, तो इनमें एक एक प्लस एम है, तो डी और ई बाद में आएंगे, पहले तो सबसे पहले तो हो गया सी। सी में क्या है, सी में अगर मैं बात करूंगा तो तीन प्लस एम है, और सबसे लास्ट में कौन हो गए, अगर बात करें फिर ए और बी, तो ए, अगर ए और बी में कितने प्लस एम है, दो, तो सबसे पहले सी में थे तीन प्लस एम, तो सी तो सबसे पहले, फिर आएंगे दो वाले, दो वाले कौन है, ए और बी, फिर आएंगे एक प्लस एम वाले, एक प्लस एम वाले कौन है, ई और डी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें इनमें ए और बी में, तो ए और बी में इसमें भी प्लस एम था, इसमें भी टू प्लस एम थे, इसमें भी दो प्लस एम, इसमें भी दो प्लस एम, मगर इसमें ए में क्या था, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन था, और बी में क्या था, क्रॉस कॉन्जुगेशन, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला जीत जाएगा किससे, क्रॉस कॉन्जुगेशन से, इसलिए ए ज्यादा हो जाएगा बी से। तो ये तीनों तो कंपेयर हो गए। बात बनी इसमें, तो इसमें भी एक प्लस एम था, इसमें भी एक प्लस एम था, तो प्लस एम से कंपेयर नहीं होगा। अब बात करेंगे जब प्लस एम से कंपेयर नहीं होगा, तब देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कौन बचे, बस ये डी और ई बचे। इसका हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए, तो ये जिस कार्बन पे फिडिकल है इससे जस्ट अगला कार्बन अल्फा, और लेफ्ट में देखूं तो ये अल्फा नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन, तो बस वही एक अल्फा कार्बन है। इस कार्बन पे कितने एच होंगे, एक ही तो एच होगा क्योंकि तीन वैलेंसी तो कार्बन से पूरी है इस कार्बन की, तो इस पे एक अल्फा एच होगा। यहां बात कर लें तो ये फिडिकल है, इसके इधर वाला कार्बन तो अल्फा हो नहीं सकता, डबल बॉन्डेड है, तो इसके इधर वाला अल्फा, ये कार्बन अल्फा होगा, और इस पे कितने एच होंगे, टू एच होंगे, तो इस पे दो अल्फा एच है, उस पे कितना, एक अल्फा एच, तो दो वाला जीत जाएगा। ठीक है, तो इसका प्लस आई ज्यादा होगा, इसका प्लस एच ज्यादा होगा इसके प्लस एच से, तो डी पहले आ जाएगा किससे, ई से। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें फिर ये कुछ कम फेडिकल्स हैं जिनको आपस में स्टेबिलिटी में कंपेयर करना है। ये फेडिकल है, कार्बन फेडिकल तो सब में सेम हो गया, तो कार्बन फेडिकल मतलब एटम तो सेम हो गया। तो अब बात कर लें एस करेक्टर की। ये फेडिकल सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडेशन sp2, ये फेडिकल सिंगल बॉन्डेड है हाइब्रिडेशन sp2, ये भी सिंगल बॉन्डेड है sp2, ये डबल बॉन्डेड है sp, ये डबल बॉन्डेड है sp, ये सिंगल बॉन्डेड है sp2, ये सिंगल बॉन्डेड है sp2, ये सिंगल बॉन्डेड है sp2। तो इनमें तो एस करेक्टर ज्यादा हो गया, इसमें sp हो गया और इसमें sp हो गया, इन दो में sp हो गया, बाकी सब में sp3 है। तो जिसमें भी sp हो गया तो उसमें एस करेक्टर बढ़ गया, एस करेक्टर बढ़ गया तो कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी घट जाएगी, कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी घटेगी तो कार्बन फेडिकल की भी घट जाएगी, क्योंकि दोनों एक जैसा ही चलते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो एस करेक्टर के बेसिस पे देखूंगा तो डी और ई सबसे बाद में आएंगे, तो एस करेक्टर के बेसिस पे ये सब पहले आ जाएंगे, डी और ई सबसे बाद में आएंगे। अब बात कर लें, जब एस करेक्टर की बात खत्म हो गई तो अब देख लो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में सबसे पहले देखूंगा मीजोमेरिक। मीजोमेरिक देखूं तो इसमें क्या है जी, देखिए फ्रेडिकल सिंगल डबल, ये एक डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन और डबल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो देगा तो क्या होगा, ये प्लस एम, तो इसका एक डबल बॉन्ड का प्लस एम है। इसमें देखिए इसमें दो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये देखिए फ्रेडिकल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो इसमें दो डबल बॉन्ड प्लस एम दिखाएंगे, इसमें भी दो डबल बॉन्ड प्लस एम दिखाएंगे, मगर एक लेफ्ट एक राइट, तो ये क्रॉस है और वो क्या है, एक्सटेंडेड है, तो वो जीत जाएगा। इसमें तो बात ही खत्म होगी इनकी, तो इनमें बाद में देखेंगे। यहाँ देखिए इसमें कॉन्जुगेशन होगा, इसमें क्या होगा, देखिए फ्रेडिकल्स में आएगा, इसमें क्या होगा, फ्रेडिकल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है।
ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बेंजीन इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या दिखाएगा, बेंजीन इसके लिए क्या दिखाएगा, प्लस एम दिखाएगा। चलिए, तो प्लस एम पावर ऑफ फिनाइल रिंग इज अप्रोक्सीमेट, यानी कि 3 ट्रिपल बॉन्ड, या कह सकते हैं 3 टिंगल टिंगल कार्बन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये फिनाइल रिंग की जो प्लस एम है पावर ऑलमोस्ट कितनी होती है, 3 पाई बॉन्ड के बराबर होती है। चलिए, तो इसमें 3 प्लस एम होगा एक तरीके से। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड और क्रिटिकल के बीच में 2 सिग्मा आ गए, और इसमें तो डबल बॉन्ड ही नहीं आया। तो अगर हम मीजोमेरिक की इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो कौन हो जाएगा, एफ, क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन होगा, 3 प्लस एम हो गए। उसके बाद कौन आएंगे, 2 वाले कौन है, बी और सी। बी और सी में भी क्या होगा, बी जीतेगा क्योंकि वो एक्सटेंडेड है और ये क्रॉस है। तो पहले तो आ गया जी एफ, एफ के बाद आ गया बी और सी, और बी और सी में भी कौन आ गया, बी, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड है और उसमें क्या है, क्रॉस है। इसमें तो 3 पाई बॉन्ड की वजह से प्लस एम, इन दोनों में 2 पाई बॉन्ड की वजह से प्लस एम, इन दोनों में भी बी जीत जाएगा क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन है। उसके बाद कौन आएगा, 1 पाई बॉन्ड वाला, 1 पाई बॉन्ड वाला, 1 एम वाला कौन है जी, ए। ठीक है, तो उसके बाद आ गया ए वाला, क्योंकि इसमें क्या था, 1 प्लस एम था, 1 डबल बॉन्ड की वजह से प्लस एम था, बाकी में कोई मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं था। अब बात करते हैं, जब मीजोमेरिक कंपेयर हो गया, मीजोमेरिक कंपेयर हो गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक तो कौन बचे हैं, एक तो ई और डी और ई बचे हैं, और एक जी और एच बचे हैं। तो पहले डी और ई में देख लो, तो ये डी है और ये ई है। अगर मैं इसमें ये ग्रुप देखूं जिस पे फिडिकल है, तो ये ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन, ये तो अल्फा हो नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्डेड है, मगर इधर का कार्बन अल्फा होगा, और इस पे कितने एच होंगे, 2। यहाँ देखिए इस पे क्या है, इधर ना तो इधर अल्फा कार्बन ना इधर अल्फा कार्बन, क्योंकि दोनों ही कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो ये अल्फा कार्बन नहीं कहला सकते, और ये तो अल्फा एच क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें अल्फा एच 0 है और इसमें कितना है, 2 अल्फा एच है, तो ई जीत गया डी से। तो एक तो ई जीत गया डी से, किसके, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। अब बात कर लेते हैं किसकी, एच और जी और एच की। इसमें फिडिकल की बात करें तो इसकी वजह से ये अल्फा और ये अल्फा, तो इसके पास 2 अल्फा एच और 2 अल्फा एच इसके पास, तो कितने हो गए, 3 अल्फा एच, 4 अल्फा एच। यहाँ देखिए इधर भी एक ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस पे भी 2 एच, इस पे भी 2 एच, तो इधर भी क्या होंगे, 4 अल्फा एच। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी 4 अल्फा एच है, यहाँ भी 4 अल्फा एच, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से कुछ पता चलेगा नहीं। तो अब देख लो इंडक्टिव। इंडक्टिव क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड है, ये क्या दिखाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन क्या दिखाएंगे, माइनस आई, जबकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन क्या दिखाएंगे, प्लस आई। तो ये प्लस आई वाले इस कार्बन कैटायन को स्टेबल कर देंगे, कार्बन कैटायन को स्टेबल करेंगे तो क्रिटिकल को भी स्टेबल करेंगे, तो प्लस वाले स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे और माइनस वाले घटा देंगे। तो पहले एच आ जाएगा, बाद में आ जाएगा जी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब ऐसी सेम कहानी बिल्कुल क्या होगी, इसमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन्स इन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सी एच बॉन्ड इन बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, ये कह रहा है बॉन्ड अरेंज करना है, इन अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन्स इन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ सी एच बॉन्ड इन बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे। ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करते हैं तो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे कार्बन फ्री रेडिकल्स में। मतलब बॉन्ड की जब भी एनर्जी चेक करते हैं तो उसे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन देते हैं, होमोलिटिक कंडीशन में क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। हेट्रोलिटिक फिशन में बॉन्ड एनर्जी कंपेयर नहीं होती, किस में कंपेयर होती है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में। तो इसको कह रहा है, ये हमारे पास इनने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखे हैं, ये इसको बोला एच सी, इसको सी एच बोल रहा है, इसको एच ए बोल रहा है, इसको एच बी। ये 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कह रहा है इनको कंपेयर करिए कौन सा, किस बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। जब मैं इसको क्रिटिकल में तोड़ूंगा, सुनिए बस, जब भी बॉन्ड की एनर्जी देखनी, इसको मैं अगर क्रिटिकल में तोड़ूंगा एच क्रिटिकल, तो ये कार्बन क्रिटिकल बनेगा, और ये कार्बन क्रिटिकल कैसा है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे है। अगर मैं इसको फिटिकल में तोड़ूंगा तो ये फिटिकल बनेगा, और इसको फिटिकल में तोड़ूंगा तो ये, तो देखिए 3 बन गए, ये फिटिकल बन गया, ये फिटिकल बन गया, और ये। इनमें तीनों की स्टेबिलिटी देख लो, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जो इंटरमीडिएट, जो कार्बन फिटिकल जितना स्टेबल होगा वो उतनी जल्दी बन रहा होगा, और जितनी जल्दी बन रहा होगा उतना बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो देखिए इस कार्बन फेडिकल की बात करूं तो सबसे कार्बन फेडिकल है तो सब एटम तो सेम हो गए, कार्बन कार्बन जब कार्बन फेडिकल है। तो बात कर लें एस करेक्टर की, ये सिंगल बॉन्डेड है sp2, डबल बॉन्डेड है sp, और ये सिंगल बॉन्डेड है sp2। तो इसमें एस करेक्टर क्या हो गया, सबसे कम हो गया। जितना एस करेक्टर कम उतनी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे लेस स्टेबल तो ये है, सबसे लेस स्टेबल ये है, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला। बात कर ले इन दोनों की, तो मीजोमेरिक इफेक्ट देख लो। इसमें क्या है, ये भी एक डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, देखिए फेडिकल सिंगल डबल, और ये भी एक डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, और ये भी एक डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, ये भी। तो इस पे भी एक प्लस एम होगा, उस पे भी एक प्लस एम होगा, तो मीजोमेरिक से तो कुछ कंपेयर होगा नहीं। तो अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, ये फेडिकल है
तो इसका इधर ये अल्फा कार्बन, ऊपर ये अल्फा कार्बन, इधर वाला कार्बन अल्फा नहीं हो सकता क्योंकि वो डबल बॉन्डेड है। तो दो इस पे तो 2H और उस पे 3, तो इस पे कितने अल्फा एच आ गए 5। यहाँ देखूं तो इसके इधर अल्फा और इसके इधर अल्फा, ये अल्फा तो हो नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्डेड है, तो सिर्फ यही बचा। और इस पे कितने अल्फा एच हैं 2, तो इस पे 2 अल्फा एच हैं, तो यहाँ 2 अल्फा एच हो गए और वहां कितने हो गए थे 5, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो सब अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये और सबसे लेस स्टेबल ये। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑफ एच, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एच कौन हो गया जी, बी। ठीक है, सबसे ज्यादा तो हो गया बी, उसके बाद कौन आ जाएगा सी, और सबसे लास्ट कौन रिएक्टिव हो जाएगा एच। तो बॉन्ड एनर्जी इसका उल्टा हो जाएगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बन रेडिकल बन रहा था वो उतनी जल्दी बन रहा था, जितनी जल्दी बन रहा था उतनी जल्दी बॉन्ड टूट रहा था, तो उतना बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो अगर रिएक्टिविटी बात करें या स्टेबिलिटी बात करें रेडिकल की, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया था बी, उसके बाद सी और लास्ट में ए। तो बॉन्ड एनर्जी देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ए उससे कम बी और सबसे कम हो जाएगा सी। क्लियर हो गई बात। तो देखिए ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको बता भी दिया लास्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है सी एच बॉन्ड कंसिडर एज ए नॉन पोलर। जब भी आप बॉन्ड एनर्जी कंसीडर करेंगे तो, या बॉन्ड कंसीडर करेंगे तो आप नॉन पोलर की फॉर्म में कंसीडर करेंगे। मतलब ये जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो किस में करेंगे, होमोजीनियस। मतलब लाइट की प्रेजेंस में, आप सनलाइट की प्रेजेंस में डालेंगे तो ये बॉन्ड किस में ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक मतलब फ्री रेडिकल्स में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही और यही स्टेप क्या होता है, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप होता है। ठीक है, जो स्लोवेस्ट स्टेप है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जब भी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करनी तो आप बॉन्ड को ब्रेक करेंगे किसमें, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में या नॉन पोलर फॉर्म में। नॉन पोलर फॉर्म मतलब प्लस माइनस नहीं, सिर्फ फ्री रेडिकल्स। तो आप देखिए अब जितना ज़्यादा ये क्या होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल रेडिकल्स बनेगा, जितना स्टेबल रेडिकल बनेगा उतनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब उतना बॉन्ड क्या था, वीक था, या बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या थी, वीक थी। तो कह रहा है रिएक्टिविटी ऑफ कोवलेंट, ये कह रहा है, तो देखिए कह रहा है रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स फॉर्म बिहेविंग एज ए प्रोडक्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये कह रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनेगा उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। या कह सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना रिएक्टेंट क्या कहलाएगा, मोर रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी बनेगा, और जितनी जल्दी बनेगा उतना रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव। ठीक, देयरफॉर वी कैन से दैट द रिएक्टिविटी ऑफ ए हाइड्रोजन इन द कंपाउंड, तो किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड। तो जितना स्टेबल रेडिकल्स बनेगा उतना हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, रिएक्टिव, या कह सकते हैं उतना CH बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो कह सकते हैं इजी ऑफ रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, ये कह सकते हैं बाय द फ्री रेडिकल्स। तो वो डायरेक्टली प्रश्न होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स फ्रॉम आफ्टर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो फ्री रेडिकल बना होगा, जो कार्बन फ्री रेडिकल बना होगा, वो जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतनी जल्दी क्या होगा, H रिमूव हो गया होगा, या उतनी जल्दी H क्या हो जाएगा, या उतनी इजीली H क्या हो जाएगा, रिमूव। दूसरा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्ड फिशन ऑफ CH बॉन्ड। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर द CH बॉन्ड फिशन। तो CH बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, ये कह सकते हैं H रिमूव होने के बाद जो कार्बन रेडिकल बनेगा वो जितना स्टेबल बनेगा उतनी जल्दी H निकला होगा, यानी कि बॉन्ड उतना क्या होगा, वीक, या बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी, वीक। और अगर मान लीजिए वो लेस स्टेबल बनेगा, जितना लेस स्टेबल बनेगा उतनी जल्दी से H नहीं निकलेगा, या कह सकते हैं उतना CH बॉन्ड की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। तो CH बॉन्ड की जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन रेडिकल। तो जितना स्टेबल कार्बन रेडिकल बनेगा उतना बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और जितना लेस स्टेबल कार्बन रेडिकल बनेगा उतनी CH बॉन्ड की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। तो बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ H। और दूसरा, ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ चेंज। तो ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ चेंज, इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट।
तो जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, देखिए जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा या कह सकते हैं जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बन फिटिकल बनेगा उतनी जल्दी बन जाएगा, और जितनी जल्दी बन जाएगा तो उतनी कम एनर्जी हमें देनी पड़ी होगी, तो उतना एंथैल्पी चेंज क्या होगा, कम। और जितना अनस्टेबल बनेगा तो उतनी मुश्किल से बनेगा, मुश्किल से बनेगा तो उतनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो उतना एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, ज़्यादा। आगे बात समझ में? तो इसी के बेसिस पे हमने क्या करा था, ये लास्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट, थैंक्स।